वंस अगेन वेलकम टू मोनाक स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैट के अंदर आपका नाम, सिटी और मोबाइल नंबर प्लीज़ अपडेट कर देंगे। विद इन अ मोमेंट वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लासेस। सो आज हम सॉफ्टवेयर के एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे, तो एडवांस ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। तो आई थिंक सबको मेरी स्क्रीन आ गई होगी और लेट्स कंटिन्यू टू आवर क्लासेस, टुडे क्लासेस। तो आई थिंक सबको मेरी स्क्रीन आ रही है, अगर आ रही है तो प्लीज चैट में रिप्लाई कर देंगे सर। ओके। सो सबसे पहला, यानी आज जो क्लासेस है इसके अंदर हम एडवांस यानी आपको यूज करने के सारे वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे कि कैसे इनको हम कन्वर्ट करेंगे या कैसे काम करेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीव्यू सेक्शंस, यानी फर्स्ट हम प्रीव्यू सेक्शंस की बात करेंगे, फिर बिन्स के एडवांस टैब्स के बारे में बताएंगे और काफ़ी सारे हमारे पास प्रेफरेंस बॉक्सेस हैं। अब इन प्रेफरेंस बॉक्स के बारे में हम पूरी डिटेल जानकारी लेंगे, साथ ही साथ हम बिन और प्रीव्यू को भी कवर करेंगे। सबसे पहला आइटम है हमारा ऑटो सेव। व्हाट इज दिस ऑटो सेव? ये ऑटो सेव क्या होता है कि आप जब भी काम करते हो, यानी आप जब भी एडिटिंग करते हो, सपोज करो मैं कोई एक वर्क कर रहा हूँ, वर्क के अंदर मैंने क्या किया, एक फोल्डर ऐड किया और यहाँ पे कुछ क्लिप्स इंपोर्ट किए जो कि बेसिकली मेरी शादियों के क्लिप्स है। अब मैंने एक शादी का क्लिप इंपोर्ट किया, मैं कुछ शादी की इंपोर्ट करता हूँ क्लिप्स। ठीक है, मैंने कुछ क्लिप्स इंपोर्ट किए मेरे टाइमलाइन के ऊपर और बिन के ऊपर डाला। अब हर क्लिप की अपनी सेल्फ प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना बहुत जरूरी है, हर क्लिप की अपनी सेल्फ प्रॉपर्टीज होती है। अब सेल्फ प्रॉपर्टीज मतलब क्या होती है कि आप उस क्लिप को, क्या फॉर्मेट है, क्या रेजुलेशन है, क्या फ्रेम रेट है, आप उसको बिन में देख सकते हो। साथ ही साथ उसके अंदर एक एस्पेक्ट रेशियो मेथड भी होता है। प्लस आप जब एडिटिंग करते हो, तो आप कोई भी क्लिप जैसे एडिटिंग करते हो, सपोज करो मैं एडिटिंग करना है, तो हर क्लिप की अपनी सेल्फ प्रॉपर्टीज होती है जो कि आप बिन से देख सकते हो। अब यहाँ पे मेरा 16:9 है, फ्रेम रेट मुझे दिखता है, यहाँ पे कौन सा कोडेक के इस्तेमाल किया गया शूटिंग में, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर ऑडियो का पूरा इंफॉर्मेशन होता है और आप कहाँ से ये फाइल पाथ को इस्तेमाल करो उसका डेस्टिनेशन पाथ दिखता है, राइट। अब ये क्लिप, अब ये क्लिप अगर मैं एडिटिंग के लिए आता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे यस क्लिक करता हूँ, तो क्लिप क्या करता है, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली टाइमलाइन को सेट करता है। यानी जो मेरी क्लिप की प्रॉपर्टीज होती है वही सेम अकॉर्डिंगली मेरे टाइमलाइन को ओपन करके देता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे, आज जो एडवांस क्लासेस है इसके अंदर प्रेफरेंस की बात करेंगे। व्हाट इज दिस प्रेफरेंस बॉक्स? अब हम ये रेगुलर वर्क करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, क्या होता है, हम एक टेबल मिक्सिंग करते हैं, तो टेबल मिक्सिंग में क्या होता है कि कोई क्लाइंट आ गया, हम बातें कर रहे हैं, तो गलती से क्या होता है, हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क किए हैं, लाइट भी जा सकती है, लाइट आती जाती रहती है, प्रॉब्लम होता है, तो हमने यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन दिया है, एनेबल ऑटो सेव बटन। अब ये एनेबल ऑटो सेव क्या करता है, एनेबल ऑटो सेव अगर आपका ऑन है, तो अगर आप वर्क कर रहे हो और आपकी पीसी हर 10 मिनट पे चाहिए या हर 1 मिनट पे आपको ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट को सेव करना है। जैसे मैंने आज जो प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे मैंने ए एस के नाम से बनाया है, यानी ए एस के नाम से मेरा ये प्रोजेक्ट है। अब इस ए एस प्रोजेक्ट को मुझे इसको सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेफरेंस में आऊँगा और यहाँ पे मुझे हर 1 मिनट पे इसको ऑटोमेटिकली सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, 1 मिनट का एक ड्यूरेशन सेव किया, यानी ऑटो सेव हर 1 मिनट पे, यानी जब भी मैं काम करते रहूंगा, अब हर एक ड्यूरेशन यानी 1 मिनट के ड्यूरेशन पे अगर मैंने कुछ क्लिप मॉडिफाई की है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिप मॉडिफाई किया, हम लोग बातें कर रहे हैं और साथ में हमारे क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। अब आप कोई भी काम कर रहे हो, अब आप काम कर रहे हो, काम करते टाइम में आप भूल गए, या कोई क्लाइंट आ गया या आपको कुछ भी आया,
तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट को सेव करेगा। कहाँ सेव करेगा, जहां से आपने अपना पाथ लिया है। जैसे मैंने डी में 11 जनवरी के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर एएस के नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले वो दिखा दूं। ई ड्राइव के अंदर 11 जैन बोल करके मैंने फोल्डर बना रखा है डी ड्राइव के अंदर। अब मेरा एएस के नाम से प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। अब एएस नाम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर बन के दिखेगा, एएस ईपीपी प्राइवेट डेटा बोल करके। और ये जो ऑटोमेटिक सेव होता है, यहाँ पे देखो मेरा ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। यानी एक पहला प्रोजेक्ट मेरा ऑटो सेव कब हुआ था, 10:39 पे। अभी देखो एक 11:09 पे, 11:10 पे, यानी प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली आपका सेव हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो हर ड्यूरेशन, यानी हमने क्या ड्यूरेशन सेट किया यहाँ पे, 1 मिनट का। मैं वापस आपको दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या डाला था, ऑटोमेटिक सेव, कितना देर का, 1 मिनट का। तो यहाँ पे आप टाइम का डिफरेंस देखो, एक 10:39 पे हुआ, दूसरा 11:09 पे हुआ, जब हमने टाइम सेट किया 1 मिनट का। अब मेरा 11:10 पे, यानी ऑटोमेटिकली आपका ये प्रोजेक्ट सेव होता है। ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट तो सेव होता ही है, ओरिजिनल प्रोजेक्ट भी आपका सेव होता है, और साथ ही ये इसका ऑटो बैकअप भी लेते रहता है। यानी ऑटोमेटिकली इसका बैकअप तैयार होता है। यानी आपने लास्ट जो काम किया है ये आपका स्टोर होता है, और आपका स्टोर होकर के सेव हो जाता है, यानी आपके वर्किंग फोल्डर पे। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। हरी वीडियो प्लीज चैट में रिप्लाई कर देना। तो इस तरह से आपका ऑटो सेव काम करता है। आप जितना लंबा चाहो उतना लंबा कर सकते हो। आधे घंटे का डिफरेंस में चाहिए, 20 मिनट्स के डिफरेंस में चाहिए, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट्स और 1 मिनट। तो ये आप डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम का ड्यूरेशन देना है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्लिप एंड सेगमेंट ऑप्शंस पे। अब ये क्लिप एंड सेगमेंट ऑप्शंस क्या है, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है डिफॉल्ट बिट मैप क्लिप ड्यूरेशन। अब ये बिट मैप डिफॉल्ट ड्यूरेशन क्या होता है, बिट मैप हम उसको बोलते हैं जो भी हम स्टील इंपोर्ट करते हैं। यानी हम कोई भी एक पिक्चर लेते हैं या वीडियो से पिक्चर निकालते हैं, या बिन के ऊपर कोई स्टील फोटो को लेके आते हैं, उसकी ड्यूरेशन को हम बिट मैप ड्यूरेशन कहते हैं। यानी ये जो मैं बिट मैप क्लिप ड्यूरेशन का ये जो है ऑप्शंस है, यानी क्लिप के अंदर आपको बिट मैप ड्यूरेशन, क्लिप ड्यूरेशन दिखता है। यहाँ पे डिफॉल्ट मेरा 5 सेकंड है। अब मैंने इसको ओके क्लिक किया। अब मैं सपोज करो मुझे एक पिक्चर लानी है, इंपोर्ट लानी है, इंपोर्ट। तो मैं एक शादी का एक पिक्चर लेके आता हूं, और मैंने यहाँ पे एक शादी का एक स्टील लिया, ठीक है। अब मैंने ये पिक्चर को लाया। अब ये देखो इस पिक्चर के अंदर बाय डिफॉल्ट इसने कितना ड्यूरेशन डाला, दिस इज 5 सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर डिफॉल्ट 5 सेकेंड रखा है। इसकी वजह से ये 5 सेकेंड का एक स्टील इंपोर्ट होता है। अगर मैं इस ड्यूरेशन को अगर मैं बढ़ा दूं, मैंने 10 सेकेंड किया और ओके क्लिक किया, और मैं वापस से इस क्लिप को इंपोर्ट करता हूं, तो आप देखो यहाँ पे ये 10 सेकेंड हो जाता है। यानी हमने डिफॉल्ट टाइम अगर सेट किया, तो यहाँ मेरा पहला क्लिप हमने जो डाला था वो 10 सेकेंड का था, इससे पहले जो इंपोर्ट किया था वो 5 सेकेंड का था। अगर मुझे इसी क्लिप को और ड्यूरेशन में लंबा लेना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लिप एंड सेगमेंट में जाऊंगा और यहाँ पे 15 सेकेंड डालूंगा एंड ओके क्लिक करूंगा। और जो मैं नया क्लिप लेके आऊंगा, मैं नया क्लिप लेके आऊंगा, तो ये बाय डिफॉल्ट मेरा 15 सेकंड होगा। यानी 5 सेकंड का मेरा डिफरेंस हो गया। यानी आपको ये ऑप्शंस काम करता है कि आप कोई भी स्टील ले सकते हो। साथ ही साथ आप अगर किसी वीडियो के ऊपर हो, अगर आप वीडियो के ऊपर हो, सपोज करो ये मेरा वीडियो है और मुझे इसके अंदर स्टील निकालनी है, तो यहाँ पे हमने प्रीव्यू के अंदर कैप्चर ऑप्शन भी दिया है। क्लिक करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपका कैप्चरिंग भी 15 सेकंड का करेगा। अगर आपने यहाँ से ड्यूरेशन बदली किया, अगर आपने यहां से ड्यूरेशन बदली किया, सपोज करो मैंने ड्यूरेशन बदली किया, मैंने इसको 5 सेकंड किया, यहाँ पे 5 सेकंड डाल दिया एंड ओके क्लिक किया। अब मुझे इसको स्टील निकालना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टील दबाया, यहाँ पे ये 5 सेकंड आ गया। ये मेरा 5 सेकंड का स्टील हो चुका है। यानी 5 सेकंड का मेरा स्टील तैयार हो गया, 5 सेकंड का। अब मुझे इसको डालना है, तो मैं इसको 5 सेकंड में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे 15 सेकंड वाला चाहिए तो मैं 15 सेकंड में कर सकता हूँ। अब हम इसके फायदे की बात करते हैं। अब इसका यूज कहां आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। हमने इस ऑप्शन को समझा, यानी प्रेफरेंस के अंदर हमने यहाँ पे बिटमैप क्लिप ड्यूरेशन दिया है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप कहां ले पाओगे, बेनिफिट कहां आएगा, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं।
शादियों में क्या होता है कि आपको काफी टाइम कस्टमर के पिक्चर्स आते हैं, एक दो पिक्चर्स नहीं आते, मल्टीपल पिक्चर्स आते हैं, मल्टीपल्स। अब 1000 दिया है, 2000 दिया है, जो भी पिक्चर्स दिया है आपको, ठीक है, जो भी 1000 2000 जो पिक्चर दिया है मैंने, तो अभी वो मेरा पिक्चर चल रहा है। अब उस पिक्चर के अंदर मुझे कोई स्टील निकालनी है, ठीक है। अब मुझे स्टील के ऊपर स्लाइड शो बनाना है, तो स्लाइड शो हम कैसे बनाएंगे, इसका यूज करके कैसे करेंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक इंपोर्ट फोल्डर किया, अब मैं अपने शादी के पूरे फुटेज को लेके आता हूँ। मैंने ये फुटेज फोल्डर लिया। अब मैं यहाँ पे टाइमिंग सेट करता हूँ। क्या टाइमिंग सेट करता हूँ, मैं इसके अंदर डिफॉल्ट जो टाइमिंग है, मैं इसके अंदर 10 सेकंड डालता हूँ या मैं 5 सेकंड डालता हूँ। तो क्या होगा, ओके क्लिक किया, अब मैं जितना भी फोल्डर इंपोर्ट करूंगा, यानी उसके अंदर मेरा जितना भी पिक्चर्स होगा या स्टील पिक्चर्स होंगे, वो बाय डिफॉल्ट 5-5 सेकंड के हो जाएंगे। और मुझे इसको एज अ स्लाइड शो ट्रीट करना है, यानी एज अ स्लाइड शो बनाना है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, कंट्रोल ए दबाना है, ठीक है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। अब मुझे ये स्लाइड शो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये पिक्चर को मैंने क्या टाइम सेट किया, एडिट में गया प्रेफरेंस के अंदर से, और मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया 5 सेकंड का। तो 5 सेकंड सेट करने से क्या हुआ कि मैंने जितना भी बिन के अंदर स्टील पिक्चर इंपोर्ट किया था, वो मेरा बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड का आ गया। अब मुझे एज अ स्लाइड शो बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको कंट्रोल ए दबाऊंगा। अब मुझे इसके अंदर कोई भी ट्रांजिशन देनी है, इसके अंदर ट्रांजिशन देनी है, तो मेरा डिफॉल्ट ट्रांजिशन मुझे अप्लाई करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इंसर्ट टू टाइमलाइन विथ ट्रांजिशन, इंसर्ट टू टाइमलाइन विथ ट्रांजिशन, ऑल्ट टी बटन दबाएंगे। जहां पे भी आपने कर्सर पॉइंट रखा है, जैसे मेरा ये कर्सर पॉइंट यहाँ पे है, और मैंने जो ट्रैक सेलेक्ट किया है, मेरा वो ट्रैक के ऊपर ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिशंस के साथ अप्लाई होकर के आ जाएगा। यानी अल्ट टी दबाया मैंने, तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा ये स्लाइड शो का काम खत्म हो गया, यानी एज अ स्लाइड शो बन गया मेरा। इसके अंदर डिफॉल्ट इफेक्ट जो डालना था, इसके अंदर डिफॉल्ट इफेक्ट लग गया, डिजॉल्व के साथ लग गया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा हर क्लिप का ड्यूरेशन एक इक्विवेलेंट, यानी हर एक स्टील फाइल का ड्यूरेशन मेरा डिफॉल्ट इतना बन के आ गया। अब ये जो स्टील फाइल बनाई, अब स्टील फाइल के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर्स है, अब ये पिक्चर देखो मेरा स्केलिंग जो है ना, ये प्रॉपर नहीं है। अब मेरा पिक्चर के अंदर मुझे इसको पिक्चर को मोड़ बदली करना है, यानी मुझे इसको थोड़ा बड़ा छोटा करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्ट्रेच कर सकता हूँ, यहाँ से कीप कर सकता हूँ, और यहाँ से फिट एंड एनलार्ज कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक एक मैनुअल करना पड़ रहा है। अगर मुझे इसमें भी ऑटोमेशन चाहिए, अब मेरे इसमें अंदर स्लाइड शो मैंने बनाना है और मुझे इसके अंदर ऑटोमेशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, प्रेफरेंस के अंदर, क्लिप एंड सेगमेंट के अंदर। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिखता है डिफॉल्ट एस्पेक्ट मेथड, डिफॉल्ट एस्पेक्ट मेथड। अब ये डिफॉल्ट एस्पेक्ट मेथड को आप क्या करो, फिट एंड एनलार्ज क्लिक कर दो। अब हमने क्या किया, दो आइटम चेंज किए। हमने पहला क्या किया, डिफॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो। क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसको करता हूं, देखो अभी मैं इस पिक्चर को लाता हूं, तो क्या होता है, मेरा ये 16:9 प्रॉपर नहीं दिखता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा 1000 क्लिप है, तो मुझे इसको या तो मैनुअली स्ट्रेच करना पड़ेगा, या तो मुझे मैनुअली जाकर के फिट एंड एनलार्ज करना पड़ेगा, तो जाके मेरा पिक्चर सही होगा या दिखेगा, व्यू दिखेगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली मुझे सारे के अंदर ऑटोमेशन चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, एडिट में गया, प्रेफरेंस में गया, क्लिप एंड सेगमेंट के अंदर, और मैं इसके अंदर डिफॉल्ट एस्पेक्ट मेथड को बदली करके फिट एंड एनलार्ज को क्लिक कर दिया। अब ये फिट एंड एनलार्ज जैसे क्लिक कर दिया मैंने, अब मेरा क्या होगा, मैंने यहाँ पे 5 सेकंड डाला था, मेरा ये 5 सेकंड हो गया, और मैंने फिट एंड एनलार्ज किया। अब मुझे इसको स्लाइड शो, एज अ स्लाइड शो बनाना है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल ए दबाया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट टू टाइमलाइन, इंसर्ट टू टाइमलाइन विथ ऑटो ट्रांजिशन, अल्ट ई दबाया। अब यहाँ पे मेरा ये ट्रांजिशंस लग के हर एक क्लिप के ऊपर मेरा डिजॉल्व लग गया, और मेरा क्लिप भी ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो गया, यानी डिफॉल्ट स्ट्रेच भी हो गया, मेरा काम स्ट्रेच का भी काम हो गया। अब इसके अंदर मेरा डिफॉल्ट जो इफेक्ट है, डिजॉल्व का डाला हमने। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब मुझे ये डिजॉल्व के इफेक्ट को
ये डिसॉल्व के इफेक्ट अलग अलग चाहिए। अलग अलग कैसे चाहिए? मुझे मेरी कैटेगरी के चॉइस किए हुए, यानी मेरा खुद का सेल्फ मेड कैटेगरी या मुझे एक डेडिकेटेड फोल्डर से चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब मैं इसको क्या करता हूं, ट्रांजिशन में आता हूं। अब मुझे डिफॉल्ट के जगह पे मेरी चॉइस की इफेक्ट मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अभी जैसे हमने अभी काफी सारे नए इफेक्ट रिलीज किए, जैसे हैंडी सीमलेस है, तो हैंडी सीमलेस के अंदर से मुझे कोई भी इफेक्ट देनी है, तो मैंने क्या किया, अगर मैंने ये मास्टर कैटेगरी के ऊपर राइट क्लिक किया और सेट एज अ रैंडम ट्रांजिशन किया, तो इसके अंदर जितने भी सब कैटेगरीज हैं उसके अंदर के सारे ट्रांजिशंस ऑटोमेटिकली वन बाय वन हर क्लिप के ऊपर अलग अलग ट्रांजिशन अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा? जब तक कि मैं इसके ऊपर सिलेक्शन नहीं लेता हूं। जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने इसको राइट क्लिक किया, ये सब कैटेगरी लिया और मैंने क्या किया, सेट रैंडम ट्रांजिशन फ्रॉम द कैटेगरी। यानी अगर मैंने इसको सेट रैंडम फ्रॉम ट्रांजिशन कैटेगरी क्लिक किया, तो अभी इस कैटेगरी के अंदर जो भी ट्रांजिशंस है, यानी मेरा जो ट्रांजिशंस है, अभी मैंने ये ट्रांजिशंस ले लिए, मुझे ये ट्रांजिशंस को करना है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। हेलो 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 हेलो। हाँ, सॉरी, थोड़ा नेट का इश्यूज था, इसके वजह से आई थिंक शायद आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने ये ट्रांजिशंस डाले और यहाँ पे जो भी आपको डाले, तो यहाँ पे पहले मैं ऑटो सेव को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेरा सेव हो रहा है। मैंने इसको ओके क्लिक कर दिया। अब मुझे ट्रांजिशन देने हैं, यानी मेरे ट्रांजिशंस कौन सी कैटेगरी के देने हैं, जैसा मैं बात कर रहा था, मुझे डिफॉल्ट फेड की जगह पे मुझे मेरी चॉइस के ट्रांजिशंस अप्लाई करने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे जो भी कैटेगरीज है मैं उसको स्विच करता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे मुझे एक कैटेगरी देनी है, हैंडी सीमलेस के इफेक्ट देने हैं, तो मैंने क्या किया, मैं हैंडी सीमलेस में आया और मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, सेट एज अ रैंडम ट्रांजिशंस, यानी अब इसके अंदर जो भी कैटेगरीज होगी, अब इसकी कैटेगरीज वाले सारे ट्रांजिशंस मेरे अप्लाई हो जाएंगे और इसके अंदर मेरा काम हो जाएगा। कैसे होगा? अब एडिट में गया, प्रेफरेंस के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको डिफॉल्ट ट्रांजिशंस, यानी आपने जो डिफॉल्ट ट्रांजिशन जो सेट किया, वो डिफॉल्ट ट्रांजिशन आप यहां से बदली कर सकते हो। अभी हमने क्या डाला है, हमने हैंडी सीमलेस सेलेक्ट किया, किसके लिए किया, क्योंकि मुझे स्लाइड शो में डिफॉल्ट ट्रांजिशंस अप्लाई नहीं करने थे। तो मैंने क्या किया, डिफॉल्ट ट्रांजिशंस को रिमूव किया और हमने रैंडम फ्रॉम कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि हमने यहां से कैटेगरी दूसरी ली थी और मुझे इसके अंदर डिफॉल्ट जो ट्रांजिशन क्लिप के ऊपर जो ट्रांजिशंस लग रहे हैं, मुझे डिफॉल्ट 1 सेकंड का चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम डाल दिया एंड ओके क्लिक किया। अब मैं जितने भी क्लिप सेलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर मुझे राइट क्लिक करना है, इंसर्ट टू टाइमलाइन विथ ऑटो ट्रांजिशन मैंने क्लिक किया, यानी बिन से मैंने टाइमलाइन के ऊपर काम किया। जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मैंने जो जो ट्रांजिशन यूज किए, यानी हमने जो ट्रांजिशन बनाए थे,
हमारे जो ट्रांजिशंस थे, तो वो ट्रांजिशंस अप्लाई करके यहाँ पे ये मेरा स्लाइड शो बन के रेडी हो जाएगा, इंस्टेंटली रेडी हो जाएगा। तो अभी मुझे एक प्रॉपर स्लाइड शो बनाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंपोर्ट फोल्डर करना है, ध्यान से देखिएगा, और मैं यहाँ पे एक स्टील फुटेज लेके आता हूँ, यानी मेरा शादी के अंदर जो भी मैंने स्टील इस्तेमाल किया है। अब इसकी डिफॉल्ट टाइमिंग जैसा मैंने बताया था आपको, प्रेफरेंस में आप जो भी सेट रखोगे, आपने जब इंपोर्ट किया तो इसकी सेटिंग कहाँ पे है, एडिट के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर, क्लिप एंड सेगमेंट, आपका टाइमिंग जो यहां डला है, यानी अगर आपको 5-5 सेकंड का ही क्लिप टाइमलाइन के ऊपर एडिट करनी है, या बाय डिफॉल्ट इसको एज अ ड्यूरेशन 5 सेकंड का ही सेट करना है, तो आप यहां से 5 सेकंड का सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके ट्रांजिशन बदली करने की, यानी मुझे इसको ट्रांजिशंस को बदली करना है, इसके डिफॉल्ट ट्रांजिशंस को। तो दूसरा ऑप्शन हमने क्या इस्तेमाल किया था, फिट एंड लार्ज किया था क्लिप को प्रॉपर स्केलिंग करने के लिए। थर्ड ऑप्शन क्या हम इस्तेमाल कर रहे थे, डिफॉल्ट ट्रांजिशन में जाकर के हमने रैंडम फ्रॉम कैटेगरी पे क्लिक किया था। क्यों क्लिक किया था, क्योंकि मुझे डिफॉल्ट फेड का इफेक्ट चाहिए, तो मैं डिफॉल्ट फेड ले सकता हूं, ठीक है। अगर मेरा टाइमिंग 1-1 सेकंड का ही देना है, मुझे 1 सेकंड के ही ट्रांजिशन देने हैं, तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट टाइमिंग के अंदर यहाँ पे 1 सेकंड अप्लाई कर दिया, यानी हर एक फोटो से दूसरा फोटो जैसे ही स्विच करेगा तो उसके अंदर डिफॉल्ट 1 सेकंड का ही ट्रांजिशन लगेगा। अब ये ट्रांजिशन कौन से लगेंगे, मुझे उसको चॉइस करना है, रैंडम फ्रॉम द कैटेगरी। अब ये रैंडम आप कहां से चॉइस करोगे, ट्रांजिशंस में आओगे। अब मुझे ट्रांजिशंस में हैंडी सिमलेस में से कोई भी ट्रांजिशंस, यानी स्पेशली इसको बनाया गया है किसके लिए, स्लाइड शो के लिए। अब मुझे इसको करना है तो मैं क्या करूंगा, A2B में गया, हैंडी सिमलेस में गया, राइट क्लिक करेंगे, सेट रैंडम ट्रांजिशंस फ्रॉम कैटेगरी, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं बिन में गया, आइदर आप यहां से कंट्रोल A दबा के राइट क्लिक करके इंसर्ट टू टाइमलाइन, अगर आपने यहाँ पे ट्रैक सेलेक्ट करा है तो ट्रैक पे आएगा आपका, राइट क्लिक किया, इंसर्ट टू टाइमलाइन विथ ऑटो ट्रांजिशन, ठीक है, विथ ऑटो ट्रांजिशंस मैंने क्लिक किया। अब ये यहाँ पे हमारा फोटोज, अगर 1000 फोटोज है तो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लाइड के इफेक्ट लग गए, और यहाँ पे ये मेरा एक इफेक्ट का ड्यूरेशन लग के, और यहाँ पे मेरा खुद का इफेक्ट बन के तैयार हो गया, यानी मेरा खुद का स्लाइड शो तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मुझे स्लाइड शो बनाने थे, मुझे अलग अलग रैंडम चाहिए, तो मैंने अभी कौन कौन से कैटेगरी लिए थे, जूम वाले लिए थे, कुछ हैंडी सीमलेस वाले लिए थे। तो आप इस टाइप के अलग अलग स्लाइड शोज भी आप इंस्टेंट अपने कस्टमर के लिए बना सकते हो। अब मुझे इसके अंदर म्यूजिक देनी है, तो मैं यहाँ से म्यूजिक दे सकता हूँ, मुझे जो भी म्यूजिक देनी है मैं यहाँ से म्यूजिक ले लेता हूँ, कोई भी म्यूजिक ले लेता हूँ। जैसे मैंने अभी मैंने कोई एक क्लिप का एक ऑडियो चाहिए मुझे, इसका मुझे ऑडियो चाहिए, मैंने ऑडियो लाके अप्लाई कर दिया, प्ले किया, फुल स्क्रीन किया। अब यहाँ पे मेरा स्लाइड शो रेडी हो गया, स्लाइड शो रेडी हो गया। ये मेरा पिक्चर्स का स्लाइड शो रेडी हो गया, और हर फोटो के ऊपर आपका अलग अलग ट्रांजिशंस अप्लाई होकर के रेडी हो गया। यहाँ पे मुझे 1000 फोटो भी है तो मेरा 1000 फोटो का इंस्टेंट स्लाइड शो तैयार हो गया। अब इसके अंदर मेरा ये स्टील फोटो है, ठीक है। अब ये स्टील फोटो के अंदर मुझे कुछ एक छोटा सा मोशन अप्लाई करना है, एक छोटी सी मोशन देनी है। अब मोशन किस टाइप का देना है कि ये पिक्चर थोड़ा थोड़ा मेरा जूम हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जूम हो। तो मैं क्या करता हूं, मोशन में गया, स्केल में गया, और इसके अंदर डिफॉल्ट एक मोशन हम अप्लाई करते हैं। मोशन कैसा अप्लाई करते हैं, सपोज करो मेरा क्लिप का पोजीशन 100% है, और मैं इसका मोशन जो है ना, ये लास्ट फ्रेम पे जाने के बाद ये 120 के आसपास मैंने इसको थोड़ा सा मोशन दे दिया। अब मोशन देने से क्या हो गया, ये इसके अंदर थोड़ा सा जूम का इफेक्ट आ गया।
अब ये जो मोशन मैंने अप्लाई किया, यानी ये जो मोशन मैंने दिया इस पिक्चर के अंदर, मुझे सेम पिक्चर में आगे भी देना है या मुझे एज ए इफेक्ट को सेव करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको जस्ट सेव क्लिक करूंगा। मुझे खाली मोशन चाहिए, यहाँ पे मुझे मोशन चाहिए, तो मैंने मोशन को क्लिक किया, सेव क्लिक किया, और अपने नाम का एक न्यू फिल्टर बोल करके मैंने फिल्टर बनाया और इसमें लिख दिया जूम मोशन। ठीक है, अब मैंने ये कहां पे बना दिया, अपनी कैटेगरी के अंदर एक जूम मोशन नाम करके दे दिया। अब मुझे ये नेक्स्ट क्लिप के ऊपर भी यहाँ पे जूम का मोशन देना है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, प्ले करता हूँ। अब उस पिक्चर के अंदर देखो जूम का इफेक्ट आ गया मेरा। मुझे नेक्स्ट फोटो में देना है या एक साथ सारे फोटो के अंदर देनी है। अब एक साथ मुझे सारे फोटो के अंदर देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये सिलेक्शंस लिया और सबके ऊपर ला करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। अब एक बार में सारे पिक्चर के ऊपर मेरा मोशन रेडी हो गया और यहाँ पे ये फाइनली मेरा स्लाइड शो तैयार हो चुका है और हर पिक्चर के अंदर मेरा मोशन भी अप्लाई हो गया। पिक्चर के अंदर जूम दे दिया मैंने, इफेक्ट भी लग गए और यहाँ पे ये आपका स्लाइड शो भी तैयार हो गया। सो इस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हो, यानी एक छोटा सा प्रेफरेंस बटन से आप देखो कितना सारा आइटम बना सकते हो। यानी इसका अगर आपने समझ लिया तो आपका काम कितना आसान हो गया। फिर नेक्स्ट टैब के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेनू के ऊपर। नेक्स्ट मेनू आता है अपना नॉन फिक्स ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन। अब ये नॉन फिक्स ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन क्या होता है? आप कोई भी ट्रांजिशंस को जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसके अंदर 20 सेकंड डालता हूं। अभी मैंने इसको 20 सेकंड सेट किया। नॉन फिक्स ट्रांजिशन ड्यूरेशन के बारे में आप समझ रहे, 20 सेकंड अप्लाई किया एंड मैंने इसको ओके क्लिक किया। अब मैं यहां से कोई भी ट्रांजिशंस को अप्लाई करूंगा, यानी नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो ये क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट ये 20 सेकंड का ड्यूरेशन अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा? 20 सेकंड्स का। क्यों अप्लाई करेगा? क्योंकि हमने वहां पे उसकी सेटिंग 20 सेकंड की दी। चाहे वो आप ग्राफिकल लाओ या गॉड लाओ, कोई भी ट्रांजिशंस आप जब लाओगे, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये 20 सेकंड का ही अप्लाई करेगा। अभी ये देखो, मैंने जितना भी टाइम दिया है, मुझे इसको डिफॉल्ट टाइम में चाहिए। तो इसमें दो तरीके हैं। आइदर देखो, काफी सारे इफेक्ट इसके अंदर ट्विस्टर से बने होते हैं। तो क्या होता है कि अभी मुझे अल्ट दबाया तो ये मेरा डिफॉल्ट ड्यूरेशन आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? अगर मैं अल्ट दबा रहा हूं तो हमने जो टाइम सेट किया 20 सेकंड का, तो ये एग्जैक्टली मेरा 20 सेकंड का ही मेरा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे 20 सेकंड का सेटिंग डाला है, इसकी वजह से ये 20 सेकंड आ रहा है। अगर मैंने इस बटन को ऑफ रखा, देखो ये था 20 सेकंड का, कि यहाँ पे ये 20 सेकंड है मेरा, ये 20 सेकंड मैंने डाला। अब भी ट्रांजिशंस को मुझे अभी खींच के डालना है, तो यहाँ पे जैसे मैं लाऊंगा तो यहाँ पे देखो मेरा 10 सेकंड अप्लाई होगा, यानी ये मेरा 10 सेकंड का ट्रांजिशंस अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट मेरा डिफॉल्ट ट्रांजिशंस के टाइमिंग दिए हुए। ठीक है, अब मुझे इसको ट्रांजिशंस को मैं बदली करता हूं, मैं इसके अंदर 5 सेकंड डालता हूं। मैंने 5 सेकंड डाला, ओके क्लिक किया। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, यानी कोई भी ट्रांजिशंस को जब आप खींचोगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो डिफॉल्ट आपने जो टाइम फिक्स रखा है, इससे ज्यादा वो ड्यूरेशन नहीं आने वाला। हाँ, आपको उसकी डिफॉल्ट ड्यूरेशन स्पीड पे जानी है तो इसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट की है अल्ट बटन। आप अल्ट दबाओगे, या ध्यान से सुनना मेरी बात, अल्ट दबाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होकर के, यानी इसकी जो एक्चुअल स्पीड है उसके ऊपर भी आ जाएगी अल्ट दबाने से। कीबोर्ड का अल्ट बटन दबाओगे तो आएगा। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो तो आपने जो टाइम सेट किया 20 सेकंड का, वो 20 सेकंड अप्लाई करेगा। अगर आपने रखने से पहले अल्ट दबा दिया तो ये अपना डिफॉल्ट टाइमिंग, यानी जो कंपनी से बना हुआ डिफॉल्ट ड्यूरेशन है, उसी को ये अप्लाई करके देगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन फिक्स जनरेटर ड्यूरेशन। अब ये जनरेटर ड्यूरेशन क्या है? अब मैं कोई भी टेक्स्ट लेता हूं, जनरेटर में गया, अब मैं यहां से कोई भी क्लिप को यहां पे लाके रखता हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड का अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसकी टाइम चेंज करूं, यहां से मैंने टाइम चेंज किया, 10 सेकंड डाला, ओके क्लिक किया,
मैंने जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे ये 10 सेकंड आएगा। तो ये ड्यूरेशन टाइमिंग किसके लिए है? अपना 3D टाइटलर के लिए। यानी 3D टाइटलर, अगर मुझे 3D या 2D टाइटलर को डिफॉल्ट टाइमिंग अगर सेट करनी है, अगर मैंने 3D टाइटल आया तो अभी कितना आएगा मेरा डिफॉल्ट, जितना मैंने यहाँ पे सेटअप किया प्रेफरेंस के अंदर, यानी डिफॉल्ट टाइमिंग जो सेट की है वो इसी हिसाब से आएगी, वो 2D हो या 3D हो। ठीक है। फिर आता है ये ऑडियो फेड ड्यूरेशन, ऑडियो का फेड ड्यूरेशन। ऑडियो सेगमेंट आता है, लेकिन ये मिली सेकेंड्स में है, वो आपको आगे पता चलेगा जब बीट टू बीट एडिटिंग पे आएंगे। तो अभी आता है ऑडियो फेड ड्यूरेशन। अब ये ऑडियो फेड ड्यूरेशन क्या होता है? अब मैंने ऑडियो फेड का ड्यूरेशन, सपोज करो मुझे ऑडियो फेड का ड्यूरेशन लेना है, तो मैंने क्या किया, मैं 2 ऑडियो क्लिप लेके आता हूं। मैं कोई एक 2 म्यूजिक लेके आता हूं, 2 म्यूजिक मैंने इंस्ट्रूमेंटल लिए और इनको ओपन किया। ठीक है। अब ये 2 क्लिप के बीच में, ठीक है, ये 2 क्लिप के बीच में मुझे ऑटोमेटिकली डिजॉल्व लगाना है। अब मुझे ये जो डिफॉल्ट जो मेरा है, अब यहाँ पे ये क्लिप है मेरा, एक क्लिप को मैं थोड़ा साइड रखता हूँ आपको समझाने के लिए, इस क्लिप को सामने स्क्रीन पे रखता हूँ। अब इसका मतलब क्या है? एडिट में गया, प्रेफरेंस में, क्लिप एंड सेगमेंट में, अब ध्यान से देखना। अब मैंने इसका टाइम सेट किया, सपोज करो 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड डाला, ओके क्लिक किया। अब जब आप इसको डिफॉल्ट स्पीड यानी क्रॉसफेड डालोगे, यानी इन का डालोगे, तो मेरा क्या है शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आई, जब मैं प्रेस करूंगा तो ये 10 सेकंड के ड्यूरेशन को लेकर के ये डिफॉल्ट मेरा क्रॉसफेड लगेगा। अगर मैं इसकी टाइमिंग को बदली करता हूं, मैं इसका क्रॉसफेड ड्यूरेशन मैं 2 सेकंड डालता हूं और ओके क्लिक करता हूं और मैं इसको आउट करता हूं, राइट क्लिक किया, क्रॉस डिजॉल्व और आउट क्लिक किया, तो यहां पे देखो ये मेरा ड्यूरेशन कम हो गया। यानी मुझे अगर ड्यूरेशन चेंज करना है ऑडियो की क्रॉसफेड की, तो आप यहां से डिफॉल्ट ड्यूरेशन को भी सेट कर सकते हो अपनी जरूरत के अनुसार। यानी मुझे एक ऑडियो को 1 सेकंड में ही डिजॉल्व कर देना है, 2 सेकंड में कर देना है या 3 सेकंड में, तो आप यहां से टाइमर सेट कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आइटम है, ये शो फिल्टर डायलॉग बॉक्स वन पेस्ट ऑपरेशंस। अब ये काम क्या करता है, मैं जस्ट आपको समझाता हूं। अभी हमने फर्स्ट क्लिप के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए, राइट, और ये मेरा दूसरा क्लिप है। अब मैंने इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशंस किए, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे स्केलिंग ही डाल दिया, ये स्केलिंग किया। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करना है और मुझे ये जो मैंने अप्लाई किया, यानी इसके अंदर जो चेंजेस किए, मोशन का चेंजेस किया, मुझे ये सेम मोशन इस पिक्चर के अंदर भी अप्लाई करनी है। तो जब मैं पेस्ट फिल्टर क्लिक करता हूं, तो ये जो पॉपअप मैसेज बॉक्स आता है, ये इसको आप यहां अगर डोंट शो इट अगेन कर देते हो, अगर मान लो यहाँ पे डोंट शो इट अगेन, ये कॉपी पेस्ट का काम करता है, ये मेरा जूम हो गया, तो उसका ऑप्शंस आपको यहाँ पे आपको दिखता है, वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखता है, शो द फिल्टर डायलॉग बॉक्स ऑन पेस्ट ऑपरेशंस। अगर ये मेरा ऑफ है, तो अगली बार मैंने इसके अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए, सपोज करो मैंने इसको थोड़ा छोटा किया और मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी किया और मुझे इसके अंदर पेस्ट करना है, राइट क्लिक किया, पेस्ट फिल्टर, तो ये मुझे मैसेज नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि इसके अंदर मैंने यहाँ पे सेटअप बंद कर दिया है, सेटिंग्स बदली कर दी है। तो ये सेटिंग्स अभी यहाँ से मेरा एनेबल हो सकता है, मैंने ओके किया। अब मुझे इसके अंदर पेस्ट करना है, पेस्ट फिल्टर पे गया तो यहाँ मेनू मेरा एनेबल हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, अभी यहाँ पे आता है शो टाइमलाइन कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स व्हेन एडिंग अ न्यू टाइमलाइन क्लिप। अब ये शो ऐड टाइमलाइन क्लिप कॉन्फ़िगरेशंस, अब मैंने इसको ऑफ किया, ठीक है, ये ऑन है। तो जब भी आप टाइमलाइन क्लिप बनाते हो तो आपको एक मैसेज आता है, मैसेज बॉक्स आता है, देखो क्या आता है, जस्ट मैं आपको समझाऊंगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू टाइमलाइन विथ ऑटो ट्रांजिशन, तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं पूछा। क्यों नहीं मैसेज पूछा? क्योंकि हमने वहां पे मैसेज बॉक्स ऑफ कर दिया है। कहाँ ऑफ किया है? एडिट के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया है
इसकी वजह से वो नीचे नहीं पूछता। अभी मैंने इसको ऑन किया तो अगली बार जब मैं इसको 4 क्लिप को एक सिंगल क्लिप बनाऊंगा, ऐड न्यू ट्रांजिशन विथ ऑटो ट्रांजिशन, अब ये मेरा पॉपअप बॉक्स पूछता है ये मुझे कौन सी नाम देनी है, क्लाइंट का नाम क्या देना है, ऑडियो को ट्रैक क्या लेनी है। तो यहाँ से मैं डायलॉग बॉक्स का नाम चेंज और सेटअप कर सकता हूँ। अगर मुझे ये मेनू ऑफ चाहिए तो मैं इस मेनू को यहाँ से प्रेफरेंस से ऑफ कर सकता हूँ, प्रेफरेंस के अंदर से। फिर आता है रेस्पेक्ट द प्री डिफाइंड ड्यूरेशन। अब ये बटन अगर मेरा ऑन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी ट्रांजिशन आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, अभी हमने यहाँ पे 5 सेकंड डाला है, ठीक है, ये हमारा 5 सेकंड का ड्यूरेशन मैंने सेट रखा है। और यहाँ पे मेरा अगर ये बटन ऑन है, अगर ये बटन ऑन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरा 5 सेकंड मैंने सेट किया, अगर ये बटन ऑन है तो क्या होगा कि आप जब भी ट्रांजिशन अप्लाई करोगे तो इसका जो डिफॉल्ट, अगर मेरा रेस्पेक्ट प्री डिफाइंड अगर ऑन है तो क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट अपनी एक्चुअल स्पीड यानी एक्चुअल डिफॉल्ट जितने में वो बना उतना टाइम ही आएगा। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो आपको कीबोर्ड से अल्ट बटन दबाना पड़ेगा, तो आपने जो फिक्स किया, यानी आपने 5 सेकंड डाला था तो अल्ट दबाने से यह आपका एक्टिव होता है, यानी इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की अल्ट बटन है। यानी इफेक्ट जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो अल्ट दबाओगे तो इसकी डिफॉल्ट ड्यूरेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे है, फिर आता है नीचे मेजर एक इंपॉर्टेंट है स्लिक टाइमलाइन। अब ये स्लिक टाइमलाइन क्या है, स्लिक टाइमलाइन क्या है मैं उसके बारे में बता दूं। अगर आपने स्लिक टाइमलाइन ऑन रखा है, अगर स्लिक टाइमलाइन ऑन रखा है, यहाँ पे अगर आपने ऑन रखा है, ठीक है, एंड ओके क्लिक किया, अब आप जब भी आप न्यू क्लिक करोगे तो आपका जो डिफॉल्ट टाइमलाइन आएगा वो काफी स्लिक व्यू आएगा, यानी छोटे छोटे व्यू में आएंगे। यानी मेरा टाइमलाइन जो है, मुझे अभी एडिटिंग करना है तो मुझे छोटा वाला टाइमलाइन चाहिए, एकदम छोटा छोटा लेयर वाला बॉक्स चाहिए। मुझे इसको बड़ा छोटा करना है, मैं मैनुअली कर सकता हूँ, लेकिन आपको डिफॉल्ट चाहिए तो आप यहाँ प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे इनेबल कर सकते हो स्लिक टाइमलाइन को, ठीक है। अब आता है दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर, ये स्लिक टाइमलाइन बताना जरूरी था इसके लिए मैंने आगे बताया। फिर नंबर ऑफ फ्रेम, ये एक्चुअली स्किप फ्रेम का ऑप्शन था कि जो हम बिन के ऊपर स्किप फ्रेम दिए है ना, ये ऑप्शन आपको स्किप फ्रेम आपको यहाँ पे आ चुका है बिन के ऊपर ही। जब भी आप कोई भी क्लिप इंपोर्ट करते हो तो पहले क्या होता था, एमओवी फाइल में थोड़ा ब्लैक जग आता था। अब मुझे उसके अंदर से कुछ क्लिप्स हटाने हैं, जैसे मैंने एक क्लिप इंपोर्ट किया तो स्पेशली एमओवी के अंदर होता था, लेकिन अभी ये नया ऑप्शन आपको बिन के अंदर भी दे दिया गया है। आप जब राइट क्लिक करते हो तो यहां से आपको आगे का ब्लैक फ्रेम हटाने के लिए ऑप्शन दिया हमने। स्किप फ्रेम क्या करता है, आपका आगे और पीछे का क्लिप को वो स्किप करता है, यानी कट कर देता है। ये सेम ऑप्शंस आपको इधर प्रेफरेंस मेनू में भी दिखता है, जो कि पहले खाली एमओवी में आता था, अभी ऑल क्लिप्स के लिए आपको बिन के ऊपर अवेलेबल है। फिर मेंटेन द प्राइवेट मीडिया ऑप्शंस आता है, फिर रिप्लेस द लिंक सेगमेंट। अब ये रिप्लेस लिंक सेगमेंट एक इंपॉर्टेंट आइटम है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरा अगर रिप्लेस लिंक सेगमेंट अगर ऑन है और मैंने ओके क्लिक किया, यहाँ पे मेरा ओरिजिनल क्लिप है और इसके साथ में इसकी ओरिजिनल ऑडियो है। अब मुझे इस क्लिप को दूसरे क्लिप से बदली करना है, अगर मुझे इस क्लिप को बदली करना है तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबाया तो डेकोरेशन 00 है मेरा और मैंने इसको रिप्लेस किया, तो ये क्या हो रहा है कि मेरा ओरिजिनल ऑडियो 5 सेकंड, देखो डेकोरेशन 5 नाम का है तो वो 5 नंबर के ऑडियो से भी उसको रिप्लेस करेगा। अगर ये बटन मेरा ऑफ है, अगर हमने यहाँ पे बटन ये ऑफ रखा है रिप्लेस लिंक सेगमेंट, तो क्या होगा कि मैंने ये डेकोरेशन का आइटम डाला है डेकोरेशन नंबर 6 और मुझे इसको रिप्लेस करना है डेकोरेशन नंबर 0 से, तो मैं इसको रिप्लेस तो करूंगा, रिप्लेस में क्या होगा, मेरा ऑडियो नहीं बदली होगा, खाली वीडियो बदली होगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आपको ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस द लिंक सेगमेंट। तो ये थे क्लिप एंड सेगमेंट के मेन ऑप्शंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं फ्रेम कैप्चर पे। अब व्हाट इज द फ्रेम कैप्चर, आप जो भी वीडियो से स्टील निकालते हो, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया
और आपको इसकी स्टील यानी शादी के अंदर से मुझे कोई स्टील निकालनी है और मैंने यहाँ पे स्टील कैप्चर किया, तो इसकी डिफॉल्ट पाथ आपको कहाँ से दिखेगी? जो फर्स्ट टाइम मैंने बताया कि प्रेफरेंस के अंदर से आपको दिखती है। तो ये मेरा डिफॉल्ट पाथ है। अब मैं किसी क्लाइंट का काम कर रहा हूँ और मुझे ये डिफॉल्ट फोटोज यानी जो वीडियो से जो मुझे स्टील निकालने हैं, मुझे उसको प्रॉपर पाथ पे देना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रेफरेंस में जाऊंगा, फ्रेम कैप्चर में, और ये डिफॉल्ट कैप्चर पाथ मैं अपनी जरूरत के अनुसार बदली कर सकता हूँ। मुझे जहां चाहिए मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। प्लस इसके अंदर आप फॉर्मेट भी बदली करके रख सकते हो। सपोज मुझे इसके अंदर टीएजीए चाहिए, पीएनजी चाहिए, तो आप यहाँ से पीएनजी वगैरह भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से पीएनजी, जेपेग, आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज क्लिक किया, मैंने डी ड्राइव में गया 11 जैन के अंदर, मैंने एक फोल्डर बना दिया स्टील बोल करके, सेलेक्ट फोल्डर किया। अब मैं जो भी स्टील लूंगा, मुझे पीएनजी चाहिए, जेपेग चाहिए, तो मैं यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे इसका नाम क्या देना है, इसका नाम दे देता हूँ, मैंने सोनू नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं जितना भी प्रीफिक्स नेम, यानी ये सोनू नाम डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। अब मुझे इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे चाहिए स्टील चाहिए, मैंने कैप्चर दबाया। यहाँ पे कैप्चर कहाँ होगा, मेरे डिफॉल्ट सोनू के नाम से। यहाँ पे सोनू का 5 सोनू आगे टैग लग जाएगा और उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग भी करके देगा। तो अभी आप नंबरिंग करोगे, मुझे यहाँ पे स्टील चाहिए, मैंने यहाँ पे स्टील क्लिक किया, यहाँ पे डिफॉल्ट नंबर आपका लेते जाएगा 5 6 7 8, यानी ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में नंबर चला जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज चैट में लिख देना आप लोग। फिर प्रेफरेंस में गया, ये हो गया आपका ये। फिर परफॉर्मेंस के अंदर इंटेल क्विकसिंक का बटन दिया है। अब ये क्विकसिंक कैसे एनेबल करना है, इसका जस्ट मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। ये क्विकसिंक एनेबल करने के लिए आपको इन बिलो प्रोसेस से क्रॉस होनी पड़ेगी, यानी आपको ये आइटम कंपलसरी लगेगा। क्विकसिंक एनेबल कैसे करोगे, तो क्विकसिंक एनेबल करने के लिए आपको क्या क्या करने पड़ेंगे, जस्ट आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और क्विकसिंक का काम क्या होता है, फास्ट एक्सपोर्टिंग। आज हम जानेंगे स्मार्ट कट प्रो के ऊपर इंटेल क्विकसिंक कैसे एनेबल करें। सो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, अमेजोन के साइट से आपको ये HDMI डमी प्लग परचेस करना है आपके पीसी के लिए। स्टेप 2, डमी प्लग को आपको इस तरह से आपके पीसी के HDMI पोर्ट यानी ऑनबोर्ड ग्राफिक के ऊपर इस तरह से कनेक्ट करना है। स्टेप 3, HDMI प्लग लगाने के बाद आपको सिंपली आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करना है और आपके कीबोर्ड से डिलीट और F2 बटन प्रेस करना है। F2 बटन प्रेस करने के बाद आपको ये स्टार्टअप मेनू आएगा। अब आपको कीबोर्ड का राइट एरो बटन क्लिक करना है और चिपसेट मेनू पे जाना है। इंटरनल ग्राफिक में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको उसको कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपको एनेबल का ऑप्शन आता है, एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आपको नेक्स्ट टैब पे स्विच करना है सेव एंड एग्जिट मेनू के ऊपर। यहाँ पे आपको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है और यस क्लिक करना है। यस क्लिक करते ही आपकी पीसी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगी। स्टेप 4, पीसी रीस्टार्ट होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, हमारे द्वारा रेकमेंडेड ड्राइवर यानी मोनाक स्मार्ट कट प्रो के ऊपर अगर आपको इंटेल क्विकसिंक रन करनी है यानी इंटेल क्विकसिंक का ऑप्शंस एनेबल करना है, तो आपको सबसे पहले ये हमारे द्वारा दिए गए रेकमेंडेड ड्राइवर्स को आपको इंस्टॉल करना होगा। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ये ड्राइवर नहीं डाला है तो आपको ये इंटेल क्विकसिंक काम नहीं करेगा। और ये जो ड्राइवर है ये आपको 6 जनरेशन से लेकर के 9 जनरेशन के ऊपर वर्क करता है। तो अभी हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आया, मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो चुका है, यानी हमने जो रेकमेंडेड ड्राइवर आपको दिया है। तो मेक श्योर आपको एक चीज़ का टेक केयर करना है कि रेकमेंडेड ड्राइवर को ही आप अगर एनेबल डालोगे तभी आप इंटेल क्विकसिंक बटन को ऑप्शंस को एनेबल कर पाओगे। तो ये यहाँ पे ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, यस क्लिक किया, नेक्स्ट, और इसका इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं। ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है, डू यू वांट टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। आपको फिनिश बटन पे प्रेस करना है।
प्रेस करते ही आपकी पीसी रीस्टार्ट हो जाएगी। स्टेप 5, पीसी रीस्टार्ट होने के बाद आपको स्मार्ट कट प्रो सॉफ्टवेयर ओपन करना है। आपको एडिट ऑप्शंस में जाना है, प्रेफरेंस के अंदर जाना है, प्रेफरेंस के अंदर परफॉर्मेंस में जाएंगे और यहाँ पे हमारा इंटेल क्विकसिंक बटन है, बस उस पर क्लिक किया। यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ रहा है ओके का, आपको इसको ओके प्रेस करना है, वापस से ओके करेंगे और ये आपका इंटेल क्विकसिंक रेडी टू यूज़ हो चुका है। वाइल एक्सपोर्ट, आपको इस चीज़ का टेक केयर करना है कि आप जब भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, यानी अगर आपको इंटेल क्विकसिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो आपको इसी फॉर्मेट के अंदर यानी H.264, यहाँ पे आप देखते होंगे H.264 के अंदर में आपकी जितने भी प्रीसेट्स है इसके ऊपर ही आपकी इंटेल क्विकसिंक ऑप्शंस काम करती हैं और इनसे आपका एक्सपोर्टिंग फास्ट होता है। एक्सपोर्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4K कोडेक लिया। जैसे मुझे अभी 4K एक्सपोर्ट करना है इस क्लिप को, तो मैंने यहाँ पे 4K सेलेक्ट किया एंड ओके क्लिक किया। अब मुझे कौन से फोल्डर में देना है, फोल्डर का नाम सेलेक्ट किया और मैंने क्लिप का नाम डाला 4K और ओके प्रेस किया। अब यहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट प्रोसेस चालू हो चुका है। सो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इंटेल क्विकसिंक का फास्ट एक्सपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ द इंटेल क्विकसिंक बटन, कैसे हम एनेबल करेंगे। इसके लिए आपको HDMI प्लग लेना पड़ेगा, जैसे जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। तो इससे आपका 30 to 40% एक्सपोर्टिंग स्पीड H.264 कोडेक, यानी आप HD एक्सपोर्ट कर रहे हो या 4K कर रहे हो तो 30 to 40% आपका टाइम डिक्रीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्लेबैक ऑप्शंस। यहाँ पे आपको प्लेबैक ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये प्लेबैक ऑप्शंस में आप क्या क्या कर सकते हो। प्लेबैक ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेनूज दिए हुए हैं। एनेबल वाइल ऑडियो सीकिंग, यानी अगर ये मेरा ऑन है, ये बटन ऑन है, तो जब भी आप टाइमलाइन के ऊपर स्क्रबिंग करोगे, यानी अगर इन शॉर्ट मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं कोई भी एक वीडियोस लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस डाल दिए, यहाँ पे आपको आवाज सुनाई दे रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है आगे पीछे स्क्रबिंग पे। ये जो आवाज आ रही है मुझे ये आवाज नहीं चाहिए, तो आप एडिट में प्रेफरेंस के अंदर प्रीव्यू एंड प्लेबैक में इसको ऑफ रख सकते हो, यहां से आप ऑफ रख सकते हो। ये डिसेबल बैकग्राउंड बिफोर रेंडरिंग फॉर प्लेबैक, ये भी आपको डिसेबल रखना होता है। फिर ये डिसेबल थंबनेल जनरेट बिफोर प्लेबैक। अब इस ऑप्शंस का यूज आपको क्या आता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप काम करते हो और आपको फास्ट काम करना है तो आप इस बटन को ऑफ कर सकते हो। इसका यूज क्या होता है मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ। डिसेबल थंबनेल ये अगर ऑन है और आप यहाँ प्ले कर रहे हो और आप किसी ट्रांजिशन कैटेगरी में जा रहे हो, मैं अगर कोई दूसरे ट्रांजिशन में आऊंगा तो यहाँ पे देखो आपको वेटिंग का आइकॉन आ रहा है। अब ये वेटिंग का आइकॉन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने वहां से ऑप्शंस डिसेबल करके रखा है। आपको कोई आगे इफेक्ट चॉइस करनी है तो आप उसका थंबनेल नहीं देख पाते। अगर मुझे इसका थंबनेल चाहिए और मुझे इसको व्यू करना है, मैं पॉज करूंगा तब थंबनेल जनरेट होगा। अगर मैं ये प्ले कर दिया और दूसरे कैटेगरी में गया तो ये थंबनेल मेरा जनरेट नहीं करता। अगर मुझे ये थंबनेल जनरेट डिफॉल्ट चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, एडिट में जा करके प्रेफरेंस में जाने के बाद प्रीव्यू एंड प्लेबैक के अंदर आपको यहां से डिसेबल कर देना है। ये डिसेबल कर दोगे, ओके क्लिक करोगे, तो अगली बार आप जैसे ही प्ले करोगे तो आपको कोई भी कैटेगरी का यहाँ पे ये थंबनेल जनरेट होकर के आएगा डिफॉल्ट। तो उसका ऑप्शंस ये है प्रेफरेंस के अंदर से। अब यहाँ पे है म्यूट वाइल स्टॉप द प्लेबैक आफ्टर द लास्ट सेगमेंट, यानी अगर आपका प्ले हो रहा है टाइमलाइन के ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपका क्लिप ऑटोमेटिकली सेगमेंट के ऊपर यानी लास्ट जो क्लिप होगा उसके ऊपर लाके रुक जाएगा। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे प्ले किया और मेरे प्ले डाला तो ये क्या, लास्ट सेगमेंट के बाद ये रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर मेरा क्लिप, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे गैप खत्म किया, प्ले किया, प्ले कर दिया, अब यहाँ पे ये मेरा प्लेबैक जो है ना स्टॉप हो रहा है। तो इसका स्टॉप होने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे वो सेटिंग दे रखा है प्लेबैक के अंदर। तो आप यहाँ पे स्टॉप प्लेबैक कर रख सकते हो या बाय डिफॉल्ट ये मार्कआउट एरिया पे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में पॉज हो जाता है। फिर म्यूट वाइल ऑडियो स्क्रबिंग, म्यूट मैंने अगर बटन ऑन रखा है, अगर ऑन रखा है तो क्या होगा कि जब भी हम आगे पीछे क्लिप को आगे पीछे करेंगे तो हमारा ऑडियो का साउंड नहीं आएगा, यानी ऑडियो ऑडियो आगे पीछे आप करोगे तो आपका ऑडियो गड़बड़ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑडियो स्क्रबिंग करने के टाइम में आपका ऑडियो गड़बड़ नहीं होगा, स्क्रबिंग नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं डिडक्ट सीन। अब ये डिडक्ट सीन क्या होता है? डिडक्ट सीन एक्चुअली ऑप्शंस आपको बिन के अंदर काम करता है, वो हमने प्रेफरेंस में भी दिया है उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट करने के लिए। एक्चुअली ये आइटम क्या है मैं आपको थोड़ा डीपली समझाऊंगा। क्या होता है आजकल लोग शादियों के फुटेज खींच के लाते हैं। अब जैसा मेरे पास कुछ ड्रोन के फुटेज है, मैं आपके साथ जस्ट शेयर करूंगा। और मैं कुछ क्लिप इंपोर्ट करता हूं। मैं इसके अंदर एक वेडिंग की क्लिप लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक 4 क्लिप लिया, ठीक है। अब ये 4 क्लिप को, या ड्रोन का शॉट हो सकता है, क्लाइंट आपके पास क्या करता है आजकल, काफी लोग ड्रोन वाले क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करके आपको वो फाइलें भेजते हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, जस्ट जस्ट अ सेकंड, मैं आपको समझाने के लिए एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। F11 दबाया। क्यों किया? क्योंकि क्लाइंट भी ऐसा ही करता है आपके साथ। क्या करता है कि आपको एक पेन ड्राइव फॉर्मेट में बनाने के लिए उसका डेटा ज्यादा होता है, तो उसके अंदर वो फाइल एक्सपोर्ट करके देता है। मैंने यहाँ पे ड्रोन बोल करके एक्सपोर्ट कर दिया। अब मेरे पास ये 4 क्लिप है। अब चारों क्लिप में कैमरा मैन ने कहाँ कहाँ कट और पॉज लगाया है, कैमरा मैन ने पॉज या कट लगाया होगा, तो उसके अंदर मैं ये क्लिप में लेके आता हूँ। अब मेरे पास ये फुटेज है। अब ये फुटेज के अंदर 4 कट है, मेरे 4 कैमरे के कट है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा ये आप कहाँ पे है, और इसकी सेंसिटिविटी नहीं पता चल रही है। तो देखो, डिडक्ट सीन जब करते हो, यहाँ बिन से भी आप डिडक्ट सीन कर सकते हो, उसके अंदर भी ये सेंसिटिविटी ऑप्शंस है। अब ये सेंसिटिविटी यहां से भी दिया है। अब यहां से आप डिफॉल्ट आप सेट करके रख सकते हो। यानी आपने अगर हाइयर रखा तो ये क्या करेगा ना, छोटा से छोटा बारीक अगर एक फ्लैश भी आएगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कट मार देगा। और यहां से आप डिफॉल्ट सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो। अब ये काम आप यहां से भी कर सकते हो, बिन से भी आपका डिफॉल्ट 50% हो सकता है, या आप राइट क्लिक करके डिडक्ट सीन आप यहां से भी उसको सेट करना चाहते हो। यानी क्लिप के ऊपर जब काम कर रहे हो तो मुझे एंटायर सेगमेंट के ऊपर सीन डिरेक्शन चाहिए, तो अब ये क्या करेगा, आपने जो वहां डिफॉल्ट 50% सेट किया ना, उसके अनुसार ये क्लिप को डिटेक्ट करेगा, और क्लिप के अंदर जितना भी कैमरे के अंदर कट होगा, यानी उसको जर्क दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कट मार के देगा। तो यहाँ पे देखो मेरा कट लग गया, यानी ये कैमरा मेरा थोड़ा दूसरा कट से शूट हुआ है, ये दूसरा कट है, तो यहाँ पे ये कट मेरा दिखता है। तो उसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शंस यहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर दिया गया है टाइमलाइन के ऊपर, सीन डिडक्शंस का। यानी ये बारीक से बारीक, यानी कैमरामैन जितनी बार पॉज स्टॉप करेगा या आपका सीन बदली होगा, तो वहां पे ऑटोमेटिकली इसको कट निकाल करके देगा। इसका सेंसिटिविटी ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। फिर ये टेम्पररी पाथ का फोल्डर है, आप इसको चाहो तो बदली कर सकते हो, ये टेम्पररी फोल्डर है जो डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। फिर आता है आपका ये ट्रांजिशंस के अंदर, जिसका यूज मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अभी इसके अंदर आप जो भी यूज करोगे, यानी एक स्लाइड शो बनाना है तो मैं स्लाइड शो यहाँ पे बना सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखता है आपको स्लाइड शो बनाने के अलावा। अगर मेरा स्लाइड शो मेरा यहाँ पे है, तो अभी यहाँ पे देखो बीटमैप डिफॉल्ट सेगमेंट ड्यूरेशन। अब मेरा ये बीटमैप डिफॉल्ट ड्यूरेशन कैसे काम करता है, जस्ट इसको थोड़ा समझेंगे डिटेल में। मैं यहाँ पे फोल्डर में गया, पिक्चर लेके आता हूँ, शादी के एक पिक्चर्स लेके आता हूँ। मैं कोई स्टील फोटोज लेके आता हूँ, स्टील फोटोग्राफ्स लिए। अब मुझे यहाँ पे देखो आपका बाय डिफॉल्ट कितना सेकंड है, 5 सेकंड्स, ध्यान से समझना। अब जब मैं इसको टाइमलाइन पे लाऊंगा तो ये कितना सेकंड आएगा बाय डिफॉल्ट, ये 5 सेकंड मेरा टाइमलाइन के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अब हमने इसमें तो क्या सीखा, हमने इसको सेलेक्ट किया था, राइट क्लिक किया, इंसर्ट टू टाइमलाइन,
विथ ऑटो ट्रांजिशन। तो ये ऑटो ट्रांजिशन किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है? हर क्लिप के 5-5 सेकंड के ऊपर ये बाय डिफॉल्ट आपका ये मोशन अप्लाई हुआ और आपने ये अप्लाई कर लिया और इस टाइप से स्लाइड शो बना सकते हो। अब इसके अंदर दूसरा ऑप्शन भी हमने यहाँ पे दे रखा है। दूसरा ऑप्शन क्या करता है, जब आप डिफॉल्ट ट्रांजिशन में आते हो तो यहाँ पे बिटमैप सेगमेंट ड्यूरेशन होता है। अब मुझे इसको 5 सेकंड नहीं चाहिए, हो सकता है मुझे इसको यहाँ पे बिन पे मैंने 5 सेकंड डाला और मुझे हर कट यानी हर एक क्लिप से एक फोटो से दूसरा फोटो जब स्लाइड शो बना रहा हूं तो मुझे ये 2-2 सेकंड ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 सेकंड सेट किया और यहाँ पे मैंने इफेक्ट का ड्यूरेशन कितना सेट किया, 1 सेकंड। यानी एक फोटो से दूसरा फोटो जैसे ही जाएगा तो वो एक तो डिफॉल्ट 2 सेकंड का फोटो होगा और उसके अंदर 1 सेकंड में वो आपका ट्रांजिशन भी अप्लाई करेगा। और मैंने इसको ओके क्लिक किया। अब मैं इसको कर्सर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एड न्यू इंसर्ट टू टाइमलाइन विथ ट्रांजिशन क्लिक किया। तो ये क्या कर रहा है देखो, अभी एक जाएगा और एक आएगा फटाफट, एकदम फटाफट जाएगा और फटाफट ये स्लाइड शो टाइप का बन गया मेरा। ठीक है, ये स्लाइड शो बन गया मेरा। लेकिन स्लाइड शो में क्या हुआ, अंतर क्या हुआ कि जब हम यहां से आप जब सेलेक्ट करके आपने अगर यहां पे प्रेफरेंस के अंदर डिफॉल्ट ट्रांजिशन में अगर ये 2 सेकंड के जगह पे आपने 5 सेकंड डाला तो क्या होगा, मैं पहले 5 सेकंड का अंतर दिखाता हूं। अगर मैंने यहां पे 5 सेकंड डाला, ठीक है, और मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट टू टाइमलाइन, यहां पे मैं सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक किया, इंसर्ट टू टाइमलाइन विथ ट्रांजिशन क्लिक किया, तो ये क्या कर रहा है, 5 सेकंड का मेरा डिफॉल्ट फोटो लगा रहा है और 1 सेकंड का मेरा डिफॉल्ट ट्रांजिशन लगा रहा है, जो कि हमने कहां सेट किया था, प्रेफरेंस के अंदर डिफॉल्ट ट्रांजिशन में, राइट। अब मैं चाहता हूं ये 5-5 सेकंड वाला जो क्लिप है ये 5-5 सेकंड अप्लाई नहीं करे, मेरा 3 सेकंड अप्लाई करे। तो मैंने यहाँ पे 3 सेकंड अप्लाई किया और जिसमें 1 सेकंड मेरा ट्रांजिशन में चला जाए, तो मैंने 1 सेकंड का ट्रांजिशन डाल दिया एंड मैंने इसको ओके क्लिक किया। अब मैं कर्सर पोजीशन यहां रखता हूं, राइट क्लिक करता हूं उसी क्लिप के ऊपर और मैंने विथ ऑटो ट्रांजिशन जैसे ही अप्लाई किया तो क्या हो गया, मेरा क्लिप का ड्यूरेशन यानी जो मैं स्लाइड शो बनाने वाला हूं उसका ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया और ट्रांजिशन भी हो गया मेरे, ये ट्रांजिशन भी अप्लाई हो गया, 2-2 सेकंड ये कम ड्यूरेशन का मेरा स्लाइड शो इंस्टेंट बन के रेडी हो सकते हो। ये सेम चीज आप वीडियोस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिकली अपना प्रेफरेंस ऑप्शंस कि जिससे आप प्रेफरेंस से आप अलग अलग काम कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है लेबल। अब ये लेबल क्या काम करता है, लेबल इज अ कलर इंडिकेटर। अब ये लेबल क्या करता है, जैसे मैं मेरा कोई ऑडियो वीडियो वाली फाइल है, मेरा ऑडियो और वीडियो वाली फाइल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑडियो और वीडियो जिसके साथ ज्वाइंट है उसका कलर आइरिस कलर होगा। तो वो कैसा दिखेगा आपको, जब आप वीडियो को नीचे लाके रखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो कलर दिख रहा है ये दिस इज द आइरिस कलर, ये मेरा आइरिस कलर हो गया। अगर मैं कोई स्टील फोटो लेके आता हूं तो उसका कलर कोई अलग ही दिखेगा। अगर मैं 3D टाइटल लेके आता हूं, मान लो मुझे 3D टाइटल लेके आना है तो यहाँ पे 3D टाइटल का कलर कुछ और दिखेगा। यहाँ पे मैं 2D कलर ला रहा हूं तो इसका कलर लेबल यानी जो इसका फ्रंट व्यू होगा, तो ये सारे कलर लेबल आपको यहाँ पैलेट्स अवेलेबल है कि कौन सा आइटम क्या क्या यूज होता है। जैसे मेरा अभी देखो, अभी हमने 4 आइटम डाले, क्या डाला, फर्स्ट मूवी के अंदर ऑडियो वीडियो जिसके अंदर है उसका आइरिस कलर आएगा, मेरा जिसके अंदर स्टील होगा तो उसका लेवेंडर कलर आएगा, मेरा 3D टाइटल होगा तो ग्रीन कलर आएगा, तो ग्रीन कलर आपका यहाँ दिख रहा है। अगर ये आइटम मेरा 2D टाइटल होगा तो 2D टाइटल कैसा दिखेगा, टैन कलर, टैन कलर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे ये कलर दिखता है और आपको ये डिफॉल्ट लेबल अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे ऑप्शंस पे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। प्रेफरेंस से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज हैंड करके क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसी क्लासेस को। ठीक है,
ओके, ये था हमारा बेसिक डिफॉल्ट प्रेफरेंस के यूजेस। अब इसके अलावा आप अपना सेल्फ कीबोर्ड असाइनिंग भी कर सकते हो इसके अंदर। अब ये सेल्फ कीबोर्ड असाइनिंग क्या होता है? अभी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की है अगर आपको देखना है, जैसे मैं बात करता हूं फाइल कैटेगरी की, यानी फाइल के अंदर क्या हो सकता है, शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, मेरे प्रीव्यू के अंदर कौन कौन से कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज है, वो आपको शॉर्टकट कीज यहाँ पे दिखते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखते हैं। अगर आपको इसको प्रिंट आउट लेना है तो आप इसको कॉपी टू फाइल क्लिक करो। कॉपी टू फाइल क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हो, और अपने इजी ऑपरेटिंग के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट की इसका प्रिंट आउट लेकर के सामने रख लो, और धीरे धीरे याद भी हो जाएगा आपको। अगर आपको मॉडिफाई करना है, सपोज करो आपको अपने जरूरत के अनुसार आपको कीबोर्ड को मॉडिफाई करनी है। सपोज करो अब मुझे यहाँ पे स्नैप का बटन एस से दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कौन सा बॉक्स है? मेरा टूल बॉक्स है। अब मुझे इसको पिक्चर को कट मारना है, यहां से कट मारना है। तो अभी कट का मेरा शॉर्टकट की क्या है? टाइमलाइन के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा? ये टाइमलाइन का पार्ट है, दिस इज अ टाइमलाइन पार्ट। तो मेरा टाइमलाइन का पार्ट कहां मिलेगा? कीबोर्ड कस्टमाइजेशंस के अंदर टाइमलाइन में गए। अब मेरा कट मारने का ऑप्शंस, यानी मुझे जो कट लगाने हैं, तो कट का मेरा शॉर्टकट की क्या है? ऑडियो का क्रॉसफेड के की क्या है? क्लिप एंड ओवरसाइट ओवरराइट मोड का क्या है? यहाँ पे ये सारे आइटम का कीबोर्ड शॉर्टकट कीज आपको अवेलेबल है, ठीक है। अब मेरा टूल बॉक्स, अब ये टूल बॉक्स से रिलेटेड आ जाता है। अभी मुझे इसको टाइमलाइन के अंदर जो टूल है, जैसे मुझे अभी टूल्स अभी यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टूल्स में आता हूँ, टूल बॉक्स के अंदर टाइमलाइन के अंदर। अब मैं एक्वायर ऑडियो मेरा है, सपोज करो मेरा एक्वायर ऑडियो है, फाइंड गैप है, एफ है। तो अभी कंट्रोल एफ है, ठीक है। स्नैप का बटन एस है, तो मैं इसको एस को बदली करना है, एस के जगह पे मैं क्यू करता हूं। तो देखो यहाँ पे क्यू बटन ऑन हो गया, क्यू एनेबल हो गया। मैं एस करना चाहता हूं तो मैं एस, कीबोर्ड से एस दबाया तो एस हो जाएगा। यानी आप जो भी सेट करोगे, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका कीबोर्ड शॉर्टकट की सेट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसको सपोज करो, मुझे इसको रिप्लेस क्लिप करना है, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अब जैसे मुझे डिफॉल्ट सिलेक्शन टूल है, मेरा ए है, ठीक है, ए है। अब मुझे इसको बदली करना है वी से, मैंने वी डाल दिया, वी वी कर दिया और ओके क्लिक किया। और ये क्या बोलता है कि द एडिटेड प्रीसेट, आपको नया नाम से लिखना है। तो मैंने क्या किया, न्यू नाम दिया और मैंने अपना नाम लिख दिया अविनाश। ओके, हमने मॉडिफाई किया। तो यहाँ पे देखो मेरा खुद के नाम का कीबोर्ड शॉर्टकट की भी बन गया। अब मैं जो जो चेंजेस करूंगा वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। जैसे मुझे हाईलाइट ऑन बीन करना है, मुझे कीबोर्ड का शॉर्टकट की एच दबाना है, ठीक है, एच, मैंने ओके कर दिया। अब मैं इसको यूज करना है, देखो मुझे अभी ये हाईलाइट करना है, ये कहाँ से मेरा बिन से यूज है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और एच बटन दबाऊंगा। तो एच दबाने से क्या हो गया, मेरा ये कीबोर्ड शॉर्टकट की काम करने लगा। एच फॉर हाईलाइट मैंने डाला, तो मेरा हाईलाइट का बटन यहाँ पे काम कर गया। मुझे इस क्लिप को हाईलाइट करना है, एच दबाया तो ये मेरा हाईलाइट बटन आ गया। मैं मान लो कट बटन में हूं, मेरा अभी कट बटन है, मैंने यहाँ पे रेजर टूल लिया, मान लो मेरा कैची टूल है। अब मुझे इसको नॉर्मल टूल पे जाना है, तो मैंने वी दबाया तो मेरा वी से नॉर्मल सिलेक्शन आ गया। जो जो आपने कीबोर्ड के शॉर्टकट किए, मॉडिफाई किए, तो आप यहाँ मॉडिफाई करके आप आसानी से इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टैब के ऊपर। फिर उसी तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब मेरा यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, फाइल, एडिट, प्रोजेक्ट, सेटिंग्स। ये सारे ऑप्शंस मैं एक एक करके आपको डिफाइन करने वाला हूँ। न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू प्रोजेक्ट बनाना। और यहाँ पे होता है एक एक्सपोर्ट विजार्ड। अब ये एक्सपोर्ट विजार्ड कब यूज होगा, एक्सपोर्ट विजार्ड को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? सपोज करो मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है,
मैं यहाँ पे कुछ वर्क पे आया हूँ, मैं वर्क लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये वर्क के बीच में, ठीक है, एक्सपोर्टिंग लगानी है। अब एक्सपोर्टिंग कैसे लगानी है, ये चीज प्लस पॉइंट ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक्सपोर्ट विजार्ड ऑप्शन दिया हुआ है। अब मुझे क्लाइंट को अगर डीवीडी देनी है, सपोज करो मुझे डीवीडी बनानी है। अब मेरा टाइमलाइन के ऊपर वीडियो 1 घंटे का है, ठीक है, मान लो मैं 1 घंटे का मेरा वीडियो है, तो आप यहां से एंड और लास्ट फ्रेम सेट कर सकते हो। मेरे डीवीडीज यहाँ पे है, मेरा ये डीवीडी मोड है, तो मेरा डीवीडी चाहिए तो डीवीडी कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे डीवीडी मोड सिलेक्शन लिया, मेरा डीवीडी का फर्स्ट पार्ट यहां तक चलना चाहिए, यहां तक आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेट एंड क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा एंड सेट हो गया, यानी एक डीवीडी के अंदर 1 घंटे का वीडियो मेरा सेट करना है तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। जस्ट मैं वापस दिखाता हूँ इसका सबसे बड़ा फायदा, मुझे कुछ क्लिप बड़े लाने होंगे, मैं कुछ क्लिप्स बड़े लाता हूँ। मैंने कुछ क्लिप बड़ा लेके आता हूँ मैं, मुझे यहाँ से रिपल डिलीट किया मैंने। अब मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं 2 घंटे का टाइमलाइन आसपास बना देता हूँ। अब आप एडिटिंग करते हो। अब मुझे डीवीडी एक्सपोर्ट करनी है, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट लगा दिया। करीबन 3 घंटे 11 मिनट 51 सेकंड का मेरा वीडियो हो गया टाइमलाइन के ऊपर, ठीक है। अब मुझे इसको 3 पार्ट में, 3 अलग अलग पार्ट में एक्सपोर्टिंग करनी है, 3 अलग अलग डीवीडीज बनानी है। अब मुझे एकदम टाइम सेट करना है कि 1-1 घंटे का कैसे मैं सेट करूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, फाइल में गया, एक्सपोर्ट विजार्ड के अंदर, ये डीवीडीज के लिए ध्यान से सुनना, डीवीडीज के लिए ऐसे आप नॉर्मल मार्किन मार्कआउट इस्तेमाल कर सकते हो। अब सपोज करो मुझे इसको डीवीडी एक्सपोर्ट करनी है। अब डीवीडी को मुझे 3 पार्ट में 3 घंटे का 3 अलग अलग पार्ट बनाने हैं। अब मेरा डीवीडी का साइज कितना है, 4.7 GB, ठीक है। अब मुझे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मेरा पूरा ड्यूरेशन मुझे यहाँ दिखता है। मैंने क्या किया, इसको पहला घंटा 1 घंटा के आसपास मेरा यहाँ पे मैंने सेट किया। मुझे इसमें ड्यूरेशन देना है तो मैंने यहाँ पे 0 0 डाल दिया। 1 घंटे का एक डीवीडी बनना है और मैंने यहाँ पे 1 घंटे का टाइमर डाल दिया। ये मेरा एग्जैक्ट 1 घंटे के ऊपर आ गया। अब इसको मुझे कितने पार्ट में कस्टमर को डीवीडी देनी है, 3 पार्ट में। क्या हो गया, स्टार्टिंग से 1 घंटे के ऊपर ये होगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट सेट एंड क्लिक किया, देखो तो यहाँ पे आपका डीवीडी का साइज बता रहा है, ठीक है, कि ये मेरा डीवीडी का इतना स्पेस ये खा रहा है, ठीक है, इतना स्पेस मेरा गया। अब मुझे पार्ट 2 यहां से स्टार्ट करना है और इसको मुझे दूसरे घंटे तक लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा घंटा सेट किया, दूसरे घंटे में, और मैंने सेट एंड क्लिक किया। तो ये मेरा क्या हुआ, दूसरा डीवीडी कहां से, दूसरा पार्ट कहां से टूटेगा, 2 घंटे के ऊपर सेट होगा और ड्यूरेशन कितना घंटे का होगा, 1 घंटे का। यहाँ पे स्टार्ट कब होगा, 1 घंटे से स्टार्ट होगा, दूसरे घंटे में जाके एंड हो जाएगा। मुझे पार्ट 3 सेट करना है, यानी यहाँ से स्टार्टिंग होगा और एंड कहाँ होगा, लास्ट तक, ठीक है, इसके एंड तक मुझे सेट करना है। तो मैंने सेट एंड किया। तो अभी क्या हो गया, मेरा एक डीवीडी अब 3 अलग अलग पार्ट में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। मुझे इसको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली मेरा पार्ट बाय पार्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। यानी 3 अलग अलग डिफरेंट पार्ट में मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा दिया और स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये क्या करेगा, ये 3 अलग अलग टुकड़ों में एक्सपोर्ट करके देगा। अगर मुझे इसका ज्यादा पार्ट करना है तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ पार्ट बढ़ा सकता हूँ। मुझे 4 पार्ट में करना है तो यहाँ 4 पार्ट में आप सेट कर सकते हो। मुझे इसको 2 ही पार्ट में सेट करना है, 3 घंटे का मुझे 2 पार्ट में सेट करना है, 2 डीवीडी में सेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1.5 घंटे का वीडियो इधर सेट करता हूँ, सेट एंड क्लिक किया, ये 1.5 घंटे का। और यहाँ पे आपको 4.7 का साइज भी दिखता है। मेरा ये पार्ट 2 लिया, मुझे दूसरे डीवीडी में सेट करनी है, मैंने यहाँ पे सेट एंड क्लिक किया, ये मेरा दूसरे डीवीडी में फिट हो गया। तो ये 2 अलग अलग फाइल एक्सपोर्ट करके देगा, तो आपको वहां से मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर आप ब्लूरे भी सेम तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लूरे का भी आपको करना है तो ब्लूरे बर्निंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है। फिर हो गया ये कस्टम फॉर्मेट, यानी कस्टम जैसा आप मैनुअली एक्सपोर्ट करते हो। तो ये था हमारा इसका ऑप्शंस। अब नेक्स्ट ऑप्शंस आता है इसके अंदर बैकअप प्रोजेक्ट। अब ये बैकअप प्रोजेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक न्यू क्लिक करके दिखाता हूं। मैंने यहां पे एक वर्क नाम का एक फोल्डर बनाया, ठीक है। अब मैं क्लाइंट की एडिटिंग कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्लाइंट का एडिटिंग कर रहा हूं और मेरे पास 2 पीसी है, ठीक है। मेरे पास 2 पीसी, एक मेरे शॉप पे है और एक मेरे घर के ऊपर पीसी है। और मैंने शॉप पे पूरे आधे घंटे की एडिटिंग की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, जो भी एडिटिंग की। मैं इसको क्या करता हूँ, इंपोर्ट प्रोजेक्ट करता हूँ, मेरे क्लाइंट के फुटेज को लेता हूँ। फुटेज लिया, क्लाइंट का फुटेज, मेरे शॉप वाले पीसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब बैकअप प्रोजेक्ट के अलग अलग फायदे हैं। पहला मैं पार्ट क्या समझा रहा हूँ कि आपका काम फास्ट होगा। काम कैसे फास्ट होगा, देखो कैसे। अब ये मेरी सेरेमनी फुटेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, इसके लिए मैंने इसको कम किया। अब मैंने इसके ऊपर बिन के ऊपर 6 क्लिप लिए और 2-3 स्टील लेता हूं, ठीक है। जो बिन में इंपोर्ट किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिन के ऊपर आपने जो भी इंपोर्ट किया या टाइमलाइन के ऊपर आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर आपको सेव कर रहा। मैं इसके ऊपर गया, कुछ मैं स्टील लेके आता हूं। ये मैंने 3-4-5 स्टील लिए, यहाँ पे 5 स्टील फोटो लाया और करीबन 6 वीडियो लाया, ठीक है। अब मैं इसके एडिटिंग पे गया। अब एडिटिंग में आप क्या इस्तेमाल करने वाले मुझे नहीं पता। अब एडिटिंग में आपने यहाँ पे जो भी बिन के अंदर लाया, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने क्या किया, आपने टाइमलाइन के ऊपर 5 वीडियो रखा और इसको आप एडिटिंग करने गए। एडिटिंग क्या करने गए, इसके अंदर फिल्टर डालोगे, कलर करेक्शन डालोगे, या जो भी आप करोगे आप अपनी मर्जी के अनुसार करोगे। जैसे मैंने कलर फिल्टर डाला, सेफिया डाला, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट डाल दिया और मैंने ये काम किया। अब मेरा ये काम आगे का बाकी है, आगे का मेरा काम कंटिन्यू मैंने नहीं किया और मेरा शॉप बंद करने का टाइम आ गया, यानी शॉप टाइम मेरा लिमिटेड है। अब मुझे इस काम को अर्जेंट है, मुझे कल कस्टमर को डिलीवरी देना है, डिलीवरी देना है। तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना, आपको जो भी आइटम एडिट करना है वो आप बिन के ऊपर ला के रखोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये टाइमलाइन के ऊपर जो भी वर्क किया, मैंने यहां तक इस वीडियो तक पार्ट एडिट किया है और मैंने स्टील फोटो लाके रखा है बिन के ऊपर, बिन के ऊपर रखा है, लेकिन मैंने बिन को ऊपर इसको एडिट नहीं किया है। मुझे इतना पार्ट को एडिटिंग करना है घर जाके, तो मैं कैसे करूंगा, इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, फाइल में जाओगे, बैकअप प्रोजेक्ट क्लिक करोगे। अब ये बैकअप प्रोजेक्ट क्या करेगा, अब मैं इसका क्लाइंट के नाम का एक फोल्डर बनाता हूं, माई, ठीक है, माई वर्क बोल करके, ठीक है, माई वर्क बोल कर मैंने फोल्डर बनाया और इसको सेलेक्ट फोल्डर किया। ये क्या लिखा, बैकअप कंप्लीटली सक्सेसफुल। अब ये बैकअप इसने क्या किया पता है आपको, आप टाइमलाइन के ऊपर जो जो काम कर रहे थे, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप टाइमलाइन के ऊपर वर्क नाम से आप कहां कहां से मटेरियल यूज कर रहे हो, आपका वो वीडियो क्लिप का बैकअप ले लिया, आपने यहाँ पे स्टील फोटो इस्तेमाल किए थे, ये स्टील फोटो का बैकअप ले लिया, और साथ ही साथ आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे थे आपका ये फोल्डर को भी बैकअप ले लिया और विथ द क्लिप्स। अब आप सिंपली घर जाना है, आपको आपके दूसरे पीसी के अंदर ये फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना है और आपको काम कंटिन्यू करना है, तो आप इसको डबल क्लिक करो, आपका वर्क एज इट इज आपके दूसरे पीसी के ऊपर ओपन हो जाएगा, सेम कंडीशन में जैसा आपने अपने शॉप पे वर्क किया था। इसके फायदे बहुत सारे हैं, यानी अब आप काम को आप फ्लेक्सिबल बना सकते हो, फास्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट बैकअप का ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट आइटम ये था, इसका इस्तेमाल था, ठीक है। फिर आते हैं, यहां पे आता है आपका, ये था, फिर आता है आपका यहाँ पे डिफॉल्ट वर्कस्पेस का वर्क। अब ये डिफॉल्ट वर्कस्पेस क्या होता है,
अब ये सिंगल वर्क स्पेस क्या होता है, डुअल स्पेस क्या होता है, डुअल प्रीव्यू क्या होता है, जस्ट इसको पहले समझेंगे। अब मैं सिंगल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको एक सिंगल व्यू दिखता है, ठीक है, ये सिंगल व्यू आता है मेरा। ठीक है, अब मुझे इसका डबल व्यू चाहिए, वो आपको बर्निंग करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बर्निंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा आप डीवीडी बर्न करते हो वैसा ही सेम टू सेम तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा फाइल के अंदर से बैकअप ऑप्शंस का यूज और एक्सपोर्ट विजार्ड का प्रेफरेंस ऑलरेडी हमने जान लिया। अब आते हैं व्यू के अंदर। अब ये व्यू के अंदर क्या है, पहला आइटम क्या है, ठीक है, लोड डिफॉल्ट वर्कस्पेस विद अ सिंगल प्रीव्यू। अगर मैंने यहाँ पे ये सिंगल रखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक सिंगल प्रीव्यू दिखता है। अगर मैंने यहाँ पे डुअल प्रीव्यू रखा तो यहाँ पे दो प्रीव्यू दिखता है। अब ये दो प्रीव्यू का फायदा क्या है, अब आप टाइमलाइन पे एडिटिंग कर रहे हो तो आपका फाइनल आउटपुट कहाँ आता है, प्रीव्यू के ऊपर, ठीक है, प्रीव्यू के ऊपर। अगर आपको कोई क्लिप को दूसरे को एडिट करना है या इसको मार्केट मार्कआउट करना है तो आप जब डबल क्लिक करोगे तो ये आपका सोर्स मॉनिटर में ओपन होगा, यानी आपका आउटपुट डिस्टर्ब नहीं होगा। और आप इसके अंदर आप इसको मार्किन मार्कआउट इस्तेमाल करना है, जैसे मुझे इसके अंदर क्लिप के अंदर यहाँ पे मार्किन मार्कआउट इस्तेमाल करना है, मुझे इतना पार्ट चाहिए, मार्किन किया, मार्कआउट किया और मैंने इसको टाइमलाइन के ऊपर लाके नीचे रख लिया, नीचे रख लिया, यहाँ पे नीचे टाइमलाइन के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैंने अपना वर्क कर लिया। इससे फायदा क्या हो गया कि यहाँ पे मेरा फाइनल आउटपुट भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है और मेरा एक सोर्स प्रीव्यू भी काम करता है, जिससे मैं अपना व्यू देख सकता हूँ, प्रोजेक्शन कर सकता हूँ। मुझे इसको कट करना है, मार्केट मार्कआउट करना है, या इसके ऊपर मुझे वापस से कुछ री एडिट करनी है, इसकी रीपोजिशनिंग करनी है, मुझे ये क्लिप का रीपोजिशनिंग करनी है तो मैं इसको क्लिप को रीपोजिशनिंग भी कर सकता हूँ। यहाँ से मेरा ग्रिप ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रिप ऑप्शंस को मूव करके मैं इस क्लिप का ड्यूरेशन यानी मेरा फ्रेम को प्रॉपर कर सकता हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शंस दिया हुआ है। अब ये था सोर्स और डिफॉल्ट। अब मैं अपनी मर्जी के अनुसार, यानी मुझे जैसा चाहिए, मैं इसके अंदर अलग अलग वर्कस्पेस को तैयार कर सकता हूं, वर्कस्पेस को तैयार कर सकता हूं। कैसे करूंगा जस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे वर्कस्पेस बनाना है। अब वर्कस्पेस का फायदा क्या है, अब मैं इधर प्रीव्यू सेट किया, राइट हैंड साइड में मैं लेफ्ट हैंडर हूं या राइट हैंडर हूं, तो मैंने अपनी जरूरत के अनुसार मैंने प्रीव्यू को यहाँ राइट हैंड से सेटअप किया। मुझे लगता है बिन को मुझे यहाँ लेफ्ट साइड में आनी चाहिए, तो मैंने लेफ्ट साइड में व्यू रख लिया। मुझे क्लिप का रेगुलर इस्तेमाल यहाँ से होता है, देखो ट्रांजिशंस और फिल्टर्स रेगुलर इस्तेमाल आते हैं, मुझे इसका बड़ा व्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे बड़ा व्यू कर लिया। यानी आप अपनी जरूरत के अनुसार लेआउट एडजस्ट कर सकते हो, आप कहाँ कंफर्टेबल हो, ठीक है। मुझे कंपोजिशन जनरेटर का 3D का इस्तेमाल बहुत कम आता है, या ट्रांजिशन मुझे इसी टैब के अंदर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, मुझे यहाँ पे खाली इफेक्ट सेटअप का ऑप्शन चाहिए, मॉडिफायर चाहिए, मुझे एक्सप्लोरर बटन यहाँ चाहिए, इफेक्ट सेटअप हो गया, मुझे ऑडियो फिल्टर की जरूरत नहीं है, मुझे जनरेटर की जरूरत है, जनरेटर इधर डाल दिया। मुझे कंपोजिशन की जरूरत है, मैंने यहाँ पे सामने रख लिया ऑन बोर्ड पे। मुझे फिल्टर्स की जरूरत है, मैंने फिल्टर्स यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे देखो, एक तो मेरा टाइमलाइन का व्यू बड़ा हो गया और मेरी जरूरत के अनुसार मुझे बीन चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए, वीडियो फिल्टर चाहिए, जो भी चाहिए मैं यहाँ पे टैब स्विच कर सकता हूँ और इसका बड़ा लंबा व्यू भी देख सकता हूँ। मुझे आसानी से मुझे यहाँ से मान लो मुझे इसका फिल्टर करेक्शन करना है, तो मुझे फिल्टर करेक्शन करना है तो कौन सा कलर करेक्शन करना है, कलर बैलेंसिंग करनी है तो कलर बैलेंस लाया, इफेक्ट सेटअप में गया और मैं इफेक्ट सेटअप के अंदर यहाँ से मैं कलर बैलेंस के अंदर से मैं यहाँ से कलर बैलेंसिंग कर लूंगा। यानी मुझे जो चाहिए मैं अपनी जरूरत का, यानी अपने अनुसार, यानी मुझे इजी गिर रहा है, कन्वीनियंट गिर रहा है। अब मैंने लेआउट यहाँ पे बना लिया, अब मेरी चॉइस की लेआउट हो गई। मुझे ये टूल बॉक्स को यहाँ पे ऊपर सेट करना है,
मुझे ये टूल बॉक्स ऐसा चाहिए, यानी यूजर डिफाइंड लेआउट। ठीक है, अब मैंने अपनी जरूरत के अनुसार, यानी मुझे लगता है कि ये लेआउट मेरे लिए परफेक्ट है और मेरा हाथ सेट हो रहा है, मतलब मुझे काम करने में इजी गिर रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे सारे सेटअप्स कर लिए। जहां पे मैंने ऐसा व्यू कर लिया, व्यू में गया और इसको मैं क्या करता हूं, सेव वर्कस्पेस। सेव वर्कस्पेस बटन दबाया और मैंने अपने नाम का एक फोल्डर लिया और इसमें मैंने नाम दे दिया माई वर्क स्पेस, बोल करके मैंने नाम डाला एंड सेव क्लिक कर दिया। अब मान लो मुझे डिफॉल्ट हो जाता है, किसी कारणवश मेरा कोई मेनू बंद हो जाता है या कोई टैब बंद हो जाता है या कोई ऑप्शंस बंद हो जाता है और मुझे वापस से मेरी बनाई हुई लेआउट के अंदर मुझे काम करनी है, तो आपको क्या करना है, ओपन वर्कस्पेस पे क्लिक करना है और आपने जो बनाया हुआ वर्कस्पेस है आपके लेआउट के अनुसार यहाँ पे सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये लेआउट मेरा यहाँ पे अपनी जरूरत के अनुसार मेरा लेआउट यहाँ पे तैयार हो गया और मेरा लेआउट भी सेट हो गया इसके अंदर। फिर आता है रीसेट द करंट वर्कस्पेस। अगर मैंने रीसेट क्लिक किया तो ये मेरा डिफॉल्ट होकर के रीसेट हो जाएगा, मेरा सब डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। मुझे लोड डिफॉल्ट करना है तो मैं यहाँ से लोड डिफॉल्ट करूंगा, मेरा बनाया हुआ ओपन करना है तो आप यहाँ पे बनाया हुआ भी ओपन करके रख सकते हो। तो इस टाइप के काफी सारे आप लेआउट अलग अलग अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पे कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शंस आता है, सारे कीबोर्ड शॉर्टकट कीज यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे मुझे एक प्रीवियस पॉइंट एडिटिंग पे जाना है, प्रीवियस पॉइंट एडिटिंग प्रीव्यू के अंदर यहाँ पे देख रहे हो, प्रीवियस पॉइंट एडिटिंग पे जाना है तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट की पेज अप है, पेज डाउन है। अब प्रीवियस एडिटिंग पॉइंट यानी पिछला पॉइंट, यानी मुझे इसके पिछले क्लिप पे जानी है तो पेज अप दबाया, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिखता है। आप जो भी आइटम इस्तेमाल करते हो उसके सारे कीबोर्ड शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे नेक्स्ट पे जाना है, मैंने पेज डाउन क्लिक किया तो ये क्या हो रहा है कि मेरा जो कर्सर पॉइंट है, देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रीव्यू में गया, पेज अप क्लिक किया तो मेरा क्या हुआ, आगे चला गया। मैं कीबोर्ड से पेज डाउन क्लिक किया तो मेरा अगले कट पे आ गया। ठीक है, मुझे इसको प्ले करना है तो स्पेस बटन है, मुझे इसको पॉज करना है स्पेस दबाएंगे। इसके कीबोर्ड शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पे दिए हुए। मुझे 5 फ्रेम आगे पीछे करना है, मुझे आगे जाना है या पीछे जाना है तो लेफ्ट राइट कीबोर्ड बटन है, मुझे राइट जाना है तो राइट जाना है। अब मुझे 5 फ्रेम आगे जाना है तो शिफ्ट दबा के एरो बटन, शिफ्ट दबा के एरो बटन, 5 फ्रेम आगे 5 फ्रेम पीछे जाना है तो आप वहां से पीछे भी जा सकते हो, शिफ्ट दबा के राइट एरो का इस्तेमाल करोगे। मुझे कोई स्टील फोटो निकालना है, वीडियो से कोई स्टील निकालनी है तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की F6 है। आप जैसे ही F6 दबाओगे आपका देखो यहाँ पे पिक्चर निकल जाएगा। मान लो मुझे ये पिक्चर सही लग रहा है, F6 दबाया, यहाँ पे देखो मेरा स्टील कैप्चर हो गया, यानी इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की F6 है फ्रेम कैप्चर का आपका। ठीक है, यहाँ पे फ्रेम कैप्चर का कीबोर्ड शॉर्टकट की F6। ठीक है, F6 ले सकते हो। आपको जूम इन जूम आउट लेना है, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब प्रीव्यू मोड में आपको मल्टी ट्रिम करना है तो इसके, अब प्रीव्यू के अंदर मल्टी ट्रिम ये एक सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है इसके अंदर। अब ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट की वर्किंग है, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये मार्किंग मार्कआउट का तरीका क्या है। अब ये मार्किंग मार्कआउट यूज कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। मैं कोई भी क्लिप को जब डबल क्लिक करता हूं तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट मेरा प्रीव्यू में लोड होता है, राइट। अब इस प्रीव्यू के अंदर मुझे इसको मॉडिफिकेशंस करने हैं, मेरी जरूरत के अनुसार मुझे मॉडिफाई करनी है या एडिट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको थोड़ा आगे गया, अब मुझे मार्किन मार्कआउट करना है तो यहां से मार्किन करना है तो मैंने मार्किन किया, मुझे मार्कआउट करना है तो मैंने मार्कआउट किया। ठीक है, अब मुझे लगता है ये क्लिप मेरा ठीक है, ये मार्किन मार्कआउट हो गया, लेकिन मुझे ये चाहिए कि मुझे इस क्लिप के आगे का पोर्शन, यानी यहां से जो कैमरा वाइड हो रहा है, मुझे इस पोर्शन को भी इसी क्लिप में चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मल्टी ट्रिम बटन दिया हमने, मल्टी ट्रिम क्या करता है कि मल्टीपल कट्स को ज्वाइंट करके एक सिंगल क्लिप बना के देगा। ध्यान से सुनना मेरी बात,
मल्टीपल क्लिप्स, यानी अभी मैंने मार्क इन मार्कआउट किया तो कितना पोर्शन आएगा मेरा, इतना ही पोर्शन जितना मैंने मार्क इन मार्कआउट किया। अभी हमने कितना मार्क इन मार्कआउट किया था, इतना जितना पूजा का स्तुति चल रहा था मेरा। अब ये पूजा का इतना फ्रेम को मैंने मार्क इन मार्कआउट किया, मेरा आ गया। अब मैं वापस से इस क्लिप को लोड करता हूं, बिन से डबल क्लिक किया। मुझे इस क्लिप के अंदर और आगे का फ्रेम भी लेना है, यानी यहां से जो कैमरा वाइड हो रहा है मुझे इस फ्रेम को भी ज्वाइंट करना है उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से मल्टी ट्रिम बटन ऑन करेंगे। मल्टी ट्रिम ऑन होते ही आपको यहां ब्लू कलर का इंडिकेटर दिख जाता है, ठीक है, एनेबल होने का है। अब मैंने यहां से वापस मार्किंग किया और आगे तक कहां तक मुझे चाहिए, यहां तक मार्कआउट किया। अब मेरा क्या क्लिप होगा, ये क्लिप और ये क्लिप ज्वाइंट होकर के एक सिंगल क्लिप बन गया। और यहाँ पे जब आप टाइमलाइन के ऊपर लाके रखोगे तो आपका वो क्लिप ज्वाइंट होकर के ही दिखेगा। यहाँ पे देखो मेरा व्यूअर ज्वाइंट होकर के और कैमरा वाइड हो गया। तो ये है मल्टी ट्रिम और मार्क इन मार्कआउट का इस्तेमाल, ठीक है। फिर आता है एक्सपोर्ट टास्क। अब ये एक्सपोर्ट टास्क कैसे काम करता है, आप कोई काम करते हो, यानी आपका वर्किंग चल रहा है और मुझे कोई दूसरे क्लाइंट का एक्सपोर्टिंग लगाना है। तो एक्सपोर्ट टास्क आप दो तरीके से लगा सकते हो। पहला तरीका ऑन स्क्रीन देख करके, और एक दूसरा तरीका है एक ऐड करके भी कर सकते हो। तो पहला तरीका क्या है, व्यू में जाओगे आप, विंडोज के अंदर, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट टास्क का गैलरी है, ऑप्शंस आता है, आप इस पे क्लिक करोगे तो इसका मेनू सामने फ्रंट पे आपको दिखता है, यानी ये आपका मैसेज बॉक्स में आता है, ऐसा बॉक्स में आता है। और उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो एक्सपोर्टिंग के लिए। सेम टैब आपको यहाँ पे एडिशनल दिया गया है। अगर मुझे कोई बैकग्राउंड में एक्सपोर्टिंग लगानी है तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्टिंग के लिए डाला, बैकग्राउंड एक्सपोर्टिंग करनी है, यानी एक मेरा एडिटिंग चल रहा है और पीछे में मुझे एक्सपोर्टिंग देनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए लगा दिया, इसको जस्ट ओपन किया और इसका वेट करता हूँ मैं। अब मुझे ये हाईलाइट बनाना है, तो कौन सा हाईलाइट बनाना है मुझे, ये फाइनल हाईलाइट बनानी है। ओके क्लिक किया, जहाँ पे नाम दिया एंड ओके क्लिक किया। अब ये मेरा एक्सपोर्टिंग हो रहा है लेकिन मुझे इसका व्यू नहीं मिल रहा है, एक्सपोर्टिंग कहाँ चल रहा है मुझे नहीं पता। अगर मुझे व्यू देखना है, बैकग्राउंड हमने लगा दिया, वो बैकग्राउंड एक्सपोर्टिंग हो गया, लेकिन अगर उसका व्यू देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाकर के विंडोज के अंदर आपको यहाँ से एक्सपोर्ट टास्क बटन ऑन करना पड़ेगा। अब मैंने एक्सपोर्ट टास्क यहाँ पे लगाया, मुझे एक्सपोर्ट टास्क को मेरी जरूरत के अनुसार मैं इधर राइट में सेटअप कर लेता हूँ और मुझे इसको एक्सपोर्टिंग लगाना है। मैंने स्टार्ट दबा दिया और ये मेरा प्रोसेस चालू है और यहाँ पे मेरा व्यू भी दिखता है। अब मेरा ये जो व्यू आता है, इस व्यू का दो फायदे हैं। एक तो मेरा काम चल रहा है, ठीक है, मेरा काम चालू है और मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। या काफी टाइम क्या होता है, हम लोग जब दोपहर में काम करते रहते हैं और मुझे काम करते टाइम में खाना खाने जाना है, तो आप खाना खाने टाइम में आप एक्सपोर्टिंग लगा के चले जाओ। आपको लगता है कि नहीं मुझे रात में काम करना है, मुझे नाइट का वर्क ज्यादा है, तो आप नाइट का वर्क के लिए आप क्या करोगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई भी एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने दो क्लाइंट का डाल दिया, यहाँ पे मैंने एक और तीसरा क्लाइंट का एक्सपोर्टिंग के लिए डाल दिया, यहाँ पे एक तीसरा क्लाइंट एक्सपोर्टिंग के लिए डाल दिया। अब डीवीडी बनाना है, एचडी बनाना है कि ब्लूरे बनाना है, यहाँ पे आप सेट कर लो। ओके क्लिक किया, मेरा यहाँ पे सेटअप हो गया, ठीक है, सेटअप कर दिया। और मुझे इसको एक्सपोर्टिंग डालनी है, तो मुझे एक्सपोर्टिंग करना है तो क्या करना होगा, मुझे इसको सिंपली सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड एक्सपोर्ट मेरा स्टार्ट है। अब मेरा एक एक करके एक्सपोर्ट होगा और मैंने यहाँ पे ऑटो फिनिश आइटम डाला ना, तो जो एक्सपोर्ट हो जाएगा वो लिस्ट से मेरा रिमूव हो जाएगा। और मैंने अगर शटडाउन अगर क्लिक कर दिया तो क्या होगा कि मैं काम तो कर रहा हूं और मुझे कहीं बाहर जाना है, आउटडोर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी काम करना है, या रात भर मेरा मशीन चालू नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगा, ऑटो शटडाउन बटन ऑन रख दूंगा। जैसे ही आपका एक्सपोर्टिंग फिनिश होगा, आपका सॉफ्टवेयर सेव करेगा प्रोजेक्ट को, करंट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, और ऑटोमेटिकली वो शटडाउन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सपोर्ट टास्क का इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक्सपोर्ट टास्क के प्लेलिस्ट भी बना के रख सकते हो। अभी सपोज करो मुझे एक्सपोर्ट टास्क करने हैं, लेकिन अभी नहीं, मैंने काम कर लिया, अब मुझे एक साथ में मल्टीपल क्लाइंट को एक्सपोर्टिंग करना है, तो मैं भी स्टॉप करता हूं फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए।
और मैंने यहाँ पे क्लियर और दबाया, क्लियर ऑल क्लिक किया। अब एक्सपोर्ट टास्क आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा आइटम है एक्सपोर्ट टास्क के अंदर आप लिस्ट भी जनरेट करके रख सकते हो। अब लिस्ट कैसे जनरेट करोगे? लिस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको जस्ट समझाता हूं। अभी मैं डी नाम का आदमी का काम किया, मैंने डी नाम का आदमी का एक्सपोर्टिंग लगाना है, तो मैंने यहाँ पे डी नाम का आदमी का टाइमलाइन लिया एंड ओके क्लिक किया। मुझे इसको पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट करना है, मैंने डी सेट रखा है। मुझे एक्स नाम का आदमी का करना है या 1 नंबर का आदमी का करना है, मुझे एक्सपोर्टिंग लगाना है, डीवीडी फॉर्मेट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए लिस्ट बना लिया। मैंने एसएस के नाम से काम किया है, एसएस को मैंने एक्सपोर्टिंग के लिए डाला और यहाँ पे लिस्ट बना लिया। अब मैंने यहाँ पे ये 3 लिस्ट बनाए। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये सेव लिस्ट एज कर देता हूँ, ठीक है, सेव लिस्ट फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट मैंने नाम दे दिया सपोज करो, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे ये अभी मशीन में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। अब लेकिन मैंने वहां पे लिस्ट तो बनाया था, लिस्ट क्या बनाया था कि मुझे कौन कौन से आइटम एक्सपोर्ट करने हैं, मैंने उसका पूरा लिस्ट और डेटा बना के रखा था कि मुझे कौन कौन से क्लाइंट का एक्सपोर्टिंग डालना है, या मुझे खाना खाने जाना है या मुझे सोने जाना है। तो मुझे जैसे ही जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली लोड लिस्ट करूंगा और फॉर एक्सपोर्ट वाला फाइल ओपन किया, और यहाँ पे ये मेरा पूरा का पूरा लिस्ट जो हमने एक्सपोर्टिंग के लिए तैयार रखा था वो लिस्ट मेरा ओपन हो गया, और मैं इसको सिंपली स्टार्ट बटन दबाऊंगा और यहां से मेरा एक्सपोर्टिंग चालू हो जाएगा। यानी मैं रहूं सिस्टम पे या नहीं रहूं, मेरा काम बंद नहीं होने वाला, यानी मेरा पीसी का यूटिलाइजेशन चालू है, सॉफ्टवेयर आपका एक्सपोर्टिंग का काम बैकग्राउंड प्रोसेस में करके रेडी रखता है, ठीक है। फिर आते हैं बिन के ऊपर। अब बिन के ऊपर क्या क्या शॉर्टकट कीज है उसके ऊपर थोड़ा हम बात करते हैं। अब बिन के अंदर एडवांस क्या है, अब यहाँ पे ऐड टू फेवरेट ऑप्शंस आ गया है। अब ये फेवरेट का फायदा ये है कि आप किसी भी क्लिप को आप चाहो तो, ये आपका चॉइस का इफेक्ट है या चॉइस के ग्राफिकल है या वीडियोज है, मुझे इसको एज अ फेवरेट मार्क करना है, तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की 0 है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे हार्ट का आइकॉन आता है। अब ये हार्ट का फायदा कैसे आप उठाओगे, अब सपोज करो मैंने यहाँ पे 1000 क्लिप ओपन किए हैं और मैंने अपने एडिटिंग के लिए मेरे चॉइस के लिए, अब यहाँ पे मेरे इतने सारे क्लिप्स है, अब इसमें से मेरा फेवरेट कौन है, मुझे फेवरेट देखना है, तो एक तो पहला आइटम मेरे पास यहाँ पे हार्ट का आइकॉन दिख रहा है, लेकिन इन 1000 में से मैंने 500 को किया होगा, 200 को किया होगा, 100 को किया होगा, 50 को किया होगा, मुझे उसको देखना है या समझना है, तो मुझे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मैंने इसके अंदर बिन के अंदर फेवरेट किया था। अब फेवरेट कैसे दिख सकता हूँ, फेवरेट का व्यू मेरा यहाँ पे मैं बटन ऑन करूंगा तो क्या होगा, खाली मेरा यहाँ पे ये फेवरेट डेडिकेटेड क्लिप्स ही मुझे यहाँ पे बिन के ऊपर दिखते हैं और मैं इजीली एडिटिंग में इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है रिमूव द अनयूज क्लिप। अब ये रिमूव द अनयूज क्लिप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब एडिटिंग करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होता है कि हम एडिटिंग में सॉर्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग क्या करते हैं कि मुझे कौन कौन से क्लिप को इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करता हूं, काफी टाइम क्या करते हैं कुछ लोग बीट टू बीट एडिटिंग करते हैं, तो सबके काम करने के तरीके अलग अलग हैं, फंडे अलग अलग हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे जो भी क्लिप चाहिए थे जिसको मुझे एडिट करना है, मैंने उसको एज अ फेवरेट मार्क करके रखा हुआ है। सपोज करो मैंने फेवरेट मार्क करके रखा है, सॉरी, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे फेवरेट मार्क करके रखा है, ठीक है, और मैंने इसको टाइमलाइन पे यूज किया है। मुझे जो जो यूज करना है, मैं टाइमलाइन के ऊपर एडिटिंग पे हूं और मुझे इतने ही आइटम को एडिट करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना वापस,
मैंने इतना क्लिप को सॉर्टिंग किया और इतना क्लिप ही मुझे एडिटिंग में इस्तेमाल करना है। मुझे इसके अलावा अनवांटेड क्लिप्स, हो सकता है ये आया होगा, हो सकता है इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा क्लिप होंगे, मुझे उनको यूज नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना वापस। मैंने जो ट्रैक के ऊपर यानी टाइमलाइन के ऊपर क्लिप डाल दिए और जो आइटम मेरा बिन के ऊपर यूज नहीं है, तो अगर मैं बिन में जाता हूं और यहां पे मैं अगर सिलेक्ट करता हूं और यहां पे क्या ऑप्शन आता है, रिमूव द अनयूज क्लिप। ठीक है, रिमूव द अनयूज क्लिप। मैंने जैसे ही क्लिक किया, यस क्लिक किया, तो इस बिन के अंदर जो नहीं यूज हुए आइटम वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और मेरा उतना ही क्लिप बचेगा जितना मैंने एडिटिंग में इस्तेमाल किया है टाइमलाइन के ऊपर। राइट, तो इससे मेरा बैकअप का काम भी आसान हो जाता है, यानी जब हम बैकअप लेंगे तो अनवांटेड क्लिप्स मेरे बैकअप में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया। और यहाँ पे ये जो भी आप ऑप्शंस देख रहे हो, कंपोजिशन, टाइमलाइन, इसके अंदर सारे कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सारे कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं और इनको कैसे आप यूज कर सकते हो। आपको थंबनेल मोड में जाना है, इंसर्ट में जाना है, टाइमलाइन के ऊपर मुझे कोई क्लिप के बीच में हाफ सेकंड का ड्यूरेशन का ट्रांजिशन से अप्लाई करना है, यानी दो क्लिप के बीच में मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट की अल्ट नम्स 0 है। ध्यान से सुनना, दो क्लिप है, दो ट्रांजिशन अप्लाई करने हैं, अप्लाई ट्रांजिशन विद ड्यूरेशन, यानी मुझे क्लिप के बीच में एक ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। मुझे 1 सेकंड का चाहिए, तो अल्ट नम्स 1, अल्ट प्लस नम्स लॉक 0 बटन। अब मुझे दो क्लिप के बीच में, यहां पे मुझे, मैं आता हूं, जस्ट दो क्लिप्स लिए, मैं इसको दो क्लिप लेके आता हूं।